क्रांती थिएटर सातारा आयोजित साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जन्मशताब्दी आंतरराष्ट्रीय साहित्य व सांस्कृतिक संमेलन मॉस्को रशिया दिनांक 1 व 2 ऑगस्ट 2020 मध्ये आपल्या सर्वांचं संयोजन समितीच्या वतीनं हार्दिक स्वागत. वास्तविक पाहता हे साहित्य संमेलन प्रत्यक्षात मॉस्को आणि रशिया इथं आयोजित केलं होतं 1 आणि 2 ऑगस्ट 2020 ला. त्याची संपूर्ण तयारीही झाली होती, परंतु काही कोरोना सदृश्य परिस्थितीमुळं आता मॉस्को रशियाला जाणं तर शक्य नाहीये. त्यामुळे हे साहित्य संमेलन तर झालंच पाहिजे अशी इच्छा या क्रांती थिएटर्सच्या संचालकांची होती, या आयोजकांची होती. आणि म्हणूनच नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित झूम ऍपच्या माध्यमातून या साहित्य संमेलनाला या महिन्यातल्या 18 तारखेपासून सुरुवात झाली. कालपर्यंत 7 परिसंवाद आपण आयोजित केले आणि आज हा 8वा परिसंवाद आपण आयोजित करतोय. या परिसंवादाची जी विषय पत्रिका आहे ती सर्वप्रथम मी आपल्या समोर ठेवतो. विषय पत्रिका वाचताना आपण तिन्ही भाषेत वाचतो, कारण तिन्ही भाषिक या परिसंवादामध्ये सहभागी होतात. आजच्या 8व्या परिसंवादाचा विषय आहे प्रबुद्ध नाट्य संमेलन परिसंवाद. विषय आहे प्रबुद्ध हिंदी इंग्रजी नाट्य रंगमंचाची प्रस्तुतता, प्रबुद्ध हिंदी अंग्रेजी नाटक रंगमंच की प्रस्तुति, प्रबुद्ध थिएटर सिम्पोसिज्म एंड अप्रोच टू एनलाइटन्ड हिंदी अँड इंग्लिश थिएटर. आजच्या या परिसंवादामध्ये सहभागी वक्ते आहेत इंग्रजी भाषेमधून आजरा कोल्हापूर मधून माननीय राजा शिरगुप्पे सर, हिंदी भाषेतून नागपूरवरून माननीय श्री संजय सायरे सर, हिंदी भाषेतून लखनौ उत्तर प्रदेश वरून माननीय श्याम कुमार सर, आणि या आजच्या परिसंवादाचे अध्यक्ष आहेत माननीय भीमपुत्र टेक्सास गायकवाड सर. आजच्या या विषय पत्रिकेनुसार आजच्या या परिसंवादाच्या सुरुवातीला श्री राजा शिरगुप्पे सर यांचा हे वक्ते होते, परंतु त्यांच्याकडे काही टेक्निकल अडचण आहे, त्यामुळे ते 2 नंबरचे आपले जे स्पीकर आहेत माननीय संजय सायरे सर यांच्या नंतर आपल्याला संबोधित करतील. सर्वप्रथम आजच्या या प्रबुद्ध नाट्य संमेलन परिसंवादामध्ये मी श्री संजय सायरे सरांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया आजच्या संबोधनाला सुरुवात करावी. सभी को प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय. प्रबुद्ध भारत के महानायक तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, राजा बसव कल्याण, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शाहू महाराज, क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, भारतीय घटना के शिल्पकार परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इन्हें मैं विनम्र अभिवादन करता हूं. और आज जिनकी जन्म शताब्दी है उनको भी मैं साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे, इनको मैं नमन करता हूं. क्रांति थिएटर सातारा, इन्होंने साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे इनकी जन्म शताब्दी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ABSS मिशन मॉस्को के साथ मिलकर जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं उनका और उनके पदाधिकारियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं. विशेषतः मुख्य संयोजक भगवान जी अवघड़े और अमरजी गायकवाड़, श्रीकांत गाड़े, श्रीनिवास डोंगरे, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं. क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे इनका जन्म शताब्दी वर्ष जोर शोर से मनाना चाहिए था. संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण में जिनका योगदान रहा, उन्हें सरकार कैसे भूली. इस वर्ष महाराष्ट्र निर्माण को 60 वर्ष हो गए हैं और बड़े जोर शोर से महाराष्ट्र सरकार ढिंडोरा पीट रही है, लेकिन उनके निर्माताओं का को भूल जाती है. यह बड़ी दुख की बात है. खैर, आज का जो विषय है
प्रबुद्ध नाट्य परिसंवाद में आज का जो विषय है प्रबुद्ध हिंदी नाट्य रंगमंच की प्रस्तुति, इसके लिए भी मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं प्रबुद्ध इस शब्द को स्पष्ट करना चाहूंगा। प्रबुद्ध ये शब्द है जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया है, और इस शब्द के डीप में जाने की कोशिश करूंगा। पहले हम बहिष्कृत थे, अछूत थे, समाज से बाहर थे। ऐसी विषम व्यवस्था में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता ऐसे मुखपत्रों से आंदोलन की धार को तेज किया है, हमें चेताया है, शिक्षा का महत्व समझाया है। शिक्षा के माध्यम से ही हमें हमारा अस्तित्व समझ में आया है। फिर अंत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमें प्रबुद्ध भारत का मुखपत्र दिया। हम बुद्ध धम्म की दीक्षा भी लेने के थे, तो प्रबुद्ध यह जो शब्द है देने का कारण यह है था कि प्रबुद्ध व्यक्ति शिक्षित होता है, धम्म दीक्षित होता है, मानवता, समता, प्रेम, मैत्री, करुणा, दया, स्वतंत्रता, शील, सदाचार से ओतप्रोत होता है। और ये सब 2500-3000 साल पहले ही हमारे देश में था। लेकिन यही बात आज के भारतीयों में आए, यही इच्छा हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थी, और इसीलिए उन्होंने प्रबुद्ध भारत की संकल्पना देखी। प्रबुद्ध शब्द के विश्लेषण के बाद मैं आना चाहूंगा बाबा साहब का कला के प्रति जो लगाव था। वे स्वयं चित्रकार, शिल्पकार, संगीतकार स्वयं थे। बुद्ध का चित्र, बुद्ध की मूर्ति एवं बाबा साहब अम्बेडकर वायोलिन वादक भी थे। उन्हें नाटक देखने का भी शौक था, और उन्होंने भीमराव कर्डक के जलसे भी देखे, और उन्होंने उसका महत्व भी जाना। इसलिए मिलिंद महाविद्यालय की स्थापना दिवस पर उन्होंने मभी चिटनिस इन्हें नाटक लिखने को और मंचित करने को कहा। तो मभी चिटनिस इन्होंने जो नाटक लिखा उसका नाम युग यात्रा। प्रेरणा जागी और हमने अपना सांस्कृतिक आंदोलन शुरू किया, जो हमारे आज के प्रबुद्ध नाट्य परिसंवाद के अध्यक्ष है आदरणीय भीमपुत्र टेक्सास गायकवाड़। इन्होंने दलित रंगभूमि की स्थापना की है। उन्होंने इसे पूरे भारत में काफी दूर दूर तक फैलाया है। कई नाट्य सम्मेलन हुए, जिसकी धरोहर लिए अनेक लेखक, निर्देशक, कलाकार को पहचान मिली है। लेकिन परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो सपना था, प्रबुद्ध भारत का जो सपना था, ये सपना दलित संबोधन से पूरा होने वाला नहीं था। ये अच्छी तरह जानकर उनके ही जन्म शताब्दी वर्ष में दलित रंगभूमि को विसर्जित किया गया। यानी 1991 में प्रबुद्ध रंगभूमि को शुरू किया गया। जो आज आप प्रबुद्ध रंगभूमि का कार्य देख रहे हैं, यह सब भीमपुत्र टेक्सास गायकवाड़ इनकी सोच और समझ थी। धन्यवाद दादा।
आप सही मायने में भीमपुत्र कहलाने के हकदार है। आज प्रबुद्ध रंगभूमि को संभालने वाले अखिल भारतीय प्रबुद्ध नाट्य परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कीर्तिपाल गायकवाड़ है। मैं महाराष्ट्र में कार्य संभाल रहा हूं और आप श्याम कुमार जी लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रबुद्ध नाट्य समारोह कर रहे हैं। विदर्भ में विलास थोरात, सातारा में अमरजी गायकवाड़, कोंकण में अशोक जी काटे, ऐसे सारे प्रतिनिधि द्वारा प्रबुद्ध रंगभूमि का कार्य शुरू है। साथ प्रबुद्ध प्रकाशन द्वारा प्रबुद्ध रंगभूमि के नाटक साहित्य का प्रसार होता है। प्रबुद्ध रंगभूमि द्वारा भारतीय जात आंदोलन चलाया जा रहा है। प्रबुद्ध फिल्म्स में करीब 10 फिल्मों का निर्माण हो चुका है। बुद्धिस्ट थिएटर इस त्रैमासिक का भी आयोजन चालू है। इसी प्रकार प्रबुद्ध भारत मीडिया इस चैनल का भी कार्यक्रम चालू है और इस प्रबुद्ध भारत चैनल में, यूट्यूब चैनल में काफी कार्यक्रमों की भरमार है। फिलहाल प्रबुद्ध व्याख्यान वाला, कलाकारों का मुलाकात, कविताएं, ये सारे कार्यक्रम इसमें शुरू है। छत्रपति शाहू महाराज इनकी जयंती के उपलक्ष्य में फिलहाल पिछले माह में छत्रपति शाहू महाराज डिजिटल एकल नाट्य महोत्सव, प्रबुद्ध नाट्य महोत्सव का आयोजन भी है, इस पर हो चुका है। ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं ये सभी प्रबुद्ध सांस्कृतिक आंदोलन का भाग है। मैं चाहूंगा कि जल्द ही हमारी वेबसाइट भी खुले, इसका कार्य भी शुरू है। तो एक प्रकार से आज के डिजिटल का तो जमाना है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, सारी दुनिया कोरोना से परेशान है और ऐसे में भी प्रबुद्ध रंगभूमि ने और प्रबुद्ध रंगभूमि सातारा के अमरजी गायकवाड़, इन्होंने इस डिजिटल का जो माध्यम चुना है उनका मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। और ये डिजिटल के माध्यम से हम सारी दुनिया तक हमारे विचार पहुंचा सकते हैं। अब हमें इसका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। आज के विषय के संदर्भ में कहें तो भीमपुत्र टेक्सास गायकवाड़, आपने महात्मा ज्योतिबा फुले इनका पहला नाटक जो मराठी में पहला किया है, इसका मंचन अगर हिंदी राज्यों में होता है, मुझे लगता है कि अगर ऐसे नाटकों का मंचन हिंदी राज्यों में होता है तो पूरे भारत में नहीं तो सब समूचे देश में हमारे विचार फैल सकते हैं। प्रबुद्ध रंगभूमि वैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में पहुंची है। प्रबुद्ध रंगभूमि के नाटक पहुंचने के लिए हिंदी में उनका अनुवाद और मंचन होना अतिशय बहुत ही जरूरी है और वही हमारा आज का विषय है। साथ ही साथ अंग्रेजी में भी हमारे नाटकों का अनुवाद होना चाहिए। अगर अंग्रेजी में नाटकों का अनुवाद होता है तो सारी दुनिया में हमारा प्रबुद्ध भारत का विचार पहुंच सकता है। बुद्ध धम्म जिन जिन देशों में है वहां पर भी और अन्य देशों में जहां पर प्रबुद्ध रंगभूमि पहुंच सकती है, हमारे इस हिंदी अंग्रेजी नाटकों द्वारा हमारे विचारों को हम पहुंचा सकते हैं।
अब से अब और भी आसान हो गया है, क्योंकि हमारे पास मीडिया है, हमारे हाथ में, सबके हाथ में मीडिया है। हम जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से और हमारे कई वेबसाइट के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। इसके बारे में हमें जरूर सोचना चाहिए। इसके लिए दोनों भाषा में हमें नाटकों का चित्रांकन भी करके, म्हणजे हमारे नाटक का चित्रांकन, शूटिंग करके हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यानी हम ये, हमारे दिमाग में ये जरूर आया होगा कि हमने नाटक लिखने के बाद उसे मंचित कहाँ करना चाहिए, लॉकडाउन है या विदेशों में कैसे जाएं। तो हमारे नाटकों को हम शूट करके, चित्रांकन करके हम जरूर हमारे इंटरनेट के माध्यम से दुनिया में पहुंचा सकते हैं। हमें इसके लिए लेखकों को तैयार करना है, अनुवादकों को तैयार करना होगा, तभी हमारा साहित्य दुनिया में रूबरू होगा। प्रबुद्ध रंगभूमि ने यह पहल शुरू कर दी है। इनके डॉक्टर कीर्तिपाल गायकवाड़, इन्होंने एक नाटक लिखा है, बाबा साहब की जुबानी आंसुओं की कहानी। बाबा साहब की जुबानी आंसुओं की कहानी, यह एकल नाट्य भी उन्होंने लिखा है। मैं सावित्री बोल रही हूँ, इस नाटक को भी वे लिख रहे हैं। मैं फातिमा बोल रही हूँ, ये पिछले महीने में जो एकल प्रबुद्ध नाट्य समारोह हुआ, उसके चलते हमने मैं फातिमा बोल रही हूँ ऐसे इस हिंदी नाटक का मंचन भी किया है, लेखन भी किया है। इसका प्रकाशन भी अभी इसी साल होगा। इसके पहले कुछ साल पहले, 10 साल पहले, हमने घंटा भर भगवान दास यह हिंदी नाट्य प्रस्तुति लखनऊ में की है और उसका अच्छा मंचन कामगार कल्याण नाट्य स्पर्धाओं में हुआ है। कीर्तिपाल जी गायकवाड़, इन्होंने और एक नाटक लिखा है, रविदास कहे चले प्रबुद्ध भारत की ओर या चले बुद्ध की ओर, इस प्रकार का उन्होंने मंचन किया है। लखनऊ से हमारे जो मित्र है, जो सम्यक नाट्य संस्थान चलाते हैं, उन्होंने तो काफी हिंदी में कार्य उनका शुरू है। उन्होंने अनगिनत ऐसे नाट्य प्रस्तुतियां वो करते रहते हैं। उन्होंने अश्वत्थामा, रावण, दोनों पहलवान, कॉमरेड का बक्सा एकल नाट्य प्रस्तुति है। भारतनाट्यम 1226/7, चंद्रमा सिंह चंपू, बुद्धम शरणम गच्छामी, राजा मिलिंद एवं भंतेनाथ सेन, बेढ़व थानेदार, ऐसे काफी नाटक उन्होंने प्रस्तुति किए हैं। इन नाटकों के मराठी में, जैसा इन नाटकों का मराठी हिंदी में अनुवाद होता है, जैसा वे हिंदी नाटक कर रहे हैं उनको हम मराठी में करते हैं, हम लोग मराठी नाटक कर रहे हैं, उनका हिंदी में अनुवाद होता है, अंग्रेजी में अनुवाद होता है। तो जरूर पूरे देश में, हिंदी राज्यों में ही नहीं, पूरे देश में हमारे विचारों का आदान प्रदान होगा, हमारे नाटकों का आदान प्रदान होगा, हमारी लेखन कलाई जाएगी। और उसी प्रकार भाषाओं की सीमाओं में हम न रहकर, यदि हमने एक दूसरे के भाषा में नाटक का आदान प्रदान अनुवाद के माध्यम से किया, तो आपस में मैत्री भाव भी निर्माण होगा। वैसे आपने ये श्याम कुमार, आपने दया पवार का जो मैंने मी जेव्हा जात चोरली, इस मराठी का भी आपने, मैंने जब जात छुपाई, इस नाटक का भी आपने मंचन किया है। आपको हम लोग हार्दिक बधाई देते हैं कि आपने मराठी, हम जो बोल रहे हैं उसका नाटक का जो ये मराठी नाटक का अनुवाद हिंदी में करके आपने वहां मंचित किया है। आपको धन्यवाद देते हैं। हाल ही में आपने वेटिंग फॉर वीजा, यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित आत्मकथन, जो जिसका अनुवाद डॉक्टर कमल भारती इन्होंने किया है, जो काफी सराहनीय पहल है। तो इस वेटिंग फॉर वीजा के माध्यम से मुझे एक बात याद आ रही है, और वो ये है कि ऐसी इस प्रकार का नाटक आया था। सैमुअल बेकेट ने ये नाटक लिखा था। सैमुअल बेकेट ये
जिन्होंने वेटिंग फॉर गोदो नाटक लिखा था, और वेटिंग फॉर गोदो इस नाटक में काफी विषय को छेड़ा गया था। मैं थोड़ा इसलिए इस नाटक को छेड़ रहा हूँ क्योंकि वेटिंग फॉर वीजा भी हमारे प्रबुद्ध रंगमंच पर होने जा रहा है। तो वेटिंग फॉर गोदो में उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि एक इंसान भौतिक जीवन जीता है और दूसरा इंसान आध्यात्मिक जीवन जीता है, फिर भी वे दुखी है और सुख की राह में राह देख रहे हैं। वेटिंग फॉर गोदो का मतलब है गॉड, और गॉड की राह देख रहे हैं, लेकिन वो गॉड तो कभी आता नहीं। तो अपने नाटक के जरिए उन्होंने भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठाया। भगवान है कि नहीं है, इस पर प्रश्न चिन्ह उठाया। फिर भी वो दोनों नाटक के पात्र की भी मैं नाम बताना चाहूंगा, ओजो और लकी, ये दोनों इस जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक भाग को मंचित करते हैं। तो ये दोनों पात्र जो है, इनमें वो एक आशावादी है और एक निराशावादी है। तो ऐसे नाट्य प्रस्तुतियां अंग्रेजी में लिखी गई है, क्योंकि हम अंग्रेजी नाटक को लिखने जा रहे हैं या अंग्रेजी में अनुवाद करने जा रहे हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हमें अंग्रेजी नाट्य संहिताएं, अंग्रेजी नाट्य कथा वस्तु, इनका भी ज्ञान जरूर होना चाहिए। उसी प्रकार महान नाटककार अंग्रेजी के विलियम शेक्सपियर जो है, जिन्होंने मैकबेथ, किंग लियर, ऑथेलो, ऐसे बहुत सारे नाटक लिखे जिनका हमारे मराठी नाटककारों ने अनुवाद किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके नाटक को समझा गया नहीं, क्योंकि खाली उन्होंने जो बताया, उन्होंने मानव के मन को झकझोर दिया, मानव को उन्होंने मन को सामने रखा, मन के व्यापार को सामने रखा, मन की अवस्था को सामने रखा, और हमारे मराठी अनुवादकों ने उस पात्र को, उस मन को न्याय देवता साबित कर दिया। न्याय देने का जो अधिकार है वो हमें नहीं होता है। इसी प्रकार इब्सेन के जो नाटक है, जो एब्सर्ड थिएटर कहा जाता है, एब्सर्ड थिएटर या ग्रोटोस्की के नाटक है, जो जिन्होंने पुअर थिएटर का निर्माण किया है। पुअर थिएटर में जो हम लोग आज कर रहे हैं, वो जो हम लोग कर रहे हैं, जो आज हम पथनाट्य से हमने शुरुआत की थी, आज महानाट्य की भरमार आ गई है पथनाट्य से लेकर। तो पथनाट्य में हमारी जो परिस्थितियां थी, परिस्थितियों को देखते हुए जो है उसमें हम लोग पूरा करके हमारे विचारों को, हमारे प्रबोधन को, हमारे उद्बोधन को हम लोगों के सामने रखते थे। तो उसी प्रकार ये स्तानिस्लाविस्की ने भी अपने विचार अपने नाटकों के माध्यम से रखे हैं, और बहुत से सारे ऐसे नाटक हैं, लेखक है अंग्रेजी के, बर्टोल्ड ब्रेख्त जैसे नाटककार है जिन्होंने थ्री पेनी ऑपेरा नाम का नाटक लिखा है। तो उस थ्री पेनी ऑपेरा, इस नाटक का भी अनुवाद महाराष्ट्र के फुल देशपांडे जाने माने लेखक इन्होंने किया है, जो जिसके नाट्य तंत्र का में सूत्रधार का उन्होंने बताया है। सूत्रधार के माध्यम से उन्होंने अपनी नाट्य संहिता को आगे लेके जाया है। और सूत्रधार ऐसा पात्र है जो नाटक की कथा वस्तु में सामने का श्रोता वर्ग होता है, वो बहुत बह जाता है और कथा वस्तु के ऊपर ध्यान नहीं देता, वहां की समस्या के ऊपर ध्यान नहीं देता, उसमें बह जाता हो, कथा वस्तु में भाविक हो जाता है। ऐसे में सूत्रधार आता है और श्रोताओं को जगाता है कि जागो और उठो, और इस सवाल के ऊपर, इस समस्या के ऊपर आपको विचार करना है, सोचना है, समझना है। और ये उनको भावना में से निकाल कर सूत्रधार हमें जगाते हुए दिखता है। इसी प्रकार
इसके पहले हम महात्मा फुले जी की तृतीय रत्न नाटक की बात करते हैं। तो तृतीय रत्न नाटक में भी महात्मा फुले इन्होंने विदूषक को जो चुना है, विदूषक के माध्यम से उन्होंने नाटक के कथा वस्तु के पात्र को, नाटक की कथा वस्तु के पात्र को न्याय देने का बीड़ा उठाया था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास तो विरासत है महात्मा फुले जी की, हमारे पास तो विरासत है भंते अश्वघोष की, जिन्होंने 2500 साल पहले वज्रसूची और बुद्ध चरित्र इन नाटकों को लिखा और लोगों तक पहुंचाया, संस्कृत में ही भले, लेकिन उनको लोगों तक पहुंचाने का उनका जो तंत्र था, पहाड़ी आवाज में गा गा कर आगे बढ़कर, वो जिस गांव में गा रहे हैं, जिस गांव में नाटक पेश कर रहे हैं, उसके आसपास के 10 गांव में उनका आवाज जाता था। तो ये जो नाट्य तंत्र है, इस नाट्य तंत्र को हमें समझना चाहिए, नाट्य प्रस्तुतियों को समझना चाहिए। प्रबुद्ध रंगभूमि में काफी नाटकों का मंचन हुआ है। इसके पहले जो हम देश के हत्यारे हैं, ये काफी विवादित नाटक था और काफी सराहनीय नाटक है, इसका भी मंचन होना चाहिए, लाना बहुत अनिवार्य है। और उन्होंने लिखना, अनुवाद करना काफी जरूरी है। टेक्निकल बातों में हमने बहुत साउंड होना चाहिए। अभी हाल ही में हम लोग जो अभी जूम ऐप पर जो ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं, तो इस जूम ऐप पर कुछ हमारे वक्ताएं जुड़ नहीं पाए, ये हमारे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। कुछ लोग जुड़ गए हैं, उनको भी मैं काफी धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी के साथ मैं मेरे इस मंच मेरे इस विचारों को मैं यहाँ समाप्त करना चाहूंगा। इसके पहले ही मेरे काफी विचार मैंने रखने की कोशिश की है। मैं फिर से आयोजक हमारे अमर जी गायकवाड़ साहब है, अवगढ़ी जी है, और इस चर्चा में शामिल हुए शिरगुप्ते साहब और सुरेश जी वानखेड़े हमारे यहाँ शामिल हुए, सभी को हमें धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे इस मंच पर बोलने का मौका दिया है। प्रबुद्ध रंगभूमि की विचारधाराएं आप इस अंतर्राष्ट्रीय अन्नाभाऊ साठे जन्म शताब्दी समारोह के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपका सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और अपने इन शब्दों को विराम देना चाहता हूँ। जय भीम, जय प्रबुद्ध भारत, जय भीम। धन्यवाद सायरे सर. हाँ, यानंतर आजच्या या परिसंवादामधले पुढील वक्ते हे आजरा कोल्हापूरवरून आहेत, माननीय श्री राजा शिरगुप्ते सर. मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया आपला माईक अनम्यूट करावा आणि आपण आव्हाना समारोहांना संबोधित करावं. सॉरी, actually I wanted to talk in English, but due to some my other technical problems and not preparation very well, that's why I would like to deliver my thoughts in Marathi, and later on I will precise it in English. Okay, तो की ह्या नव्या माध्यमातून तुम्हाला भेटताना मला एक खूप वेगळ्या प्रकारचा आनंदही होतोय आणि एक वेगळं विचित्र असं फिलिंग पण होत आहे. कारण आजच्या एकूण जागतिक परिस्थितीमध्ये ज्या पद्धतीने आपण समोरासमोर असूनही समोरासमोर नाही अशी एक गोष्ट आहे, तरी पण नव्या टेक्नॉलॉजीच्या मदतीने एकूणच आपण एकमेकाला शेअर करू शकतो आहोत, एकमेकाशी जोडून घेऊ शकतो आहोत. ही विज्ञानानं आपल्याला दिलेली एक फार मोठी उपलब्धी आहे असं आपण मानूया. आणि त्या दृष्टीनं तुमच्याशी संवाद करायची मला जी संधी मिळते याबद्दल मी स्वतः या संमेलनाचे आयोजक अवघडे सर, आमचे अमरसिंग या सगळ्यांचे आभार मानतो. आणि गेले 4-5 महिने
मी बेडवर होतो. काही एका विचित्र आजारानं मला गाठलं आणि मी आजारी गेलो होतो. आणि त्यानंतर पहिल्यांदा मला ही तुमच्यासोबत माझ्या सगळ्या समविचारी मित्रांसोबत त्या विषयावर बोलण्याची संधी मिळते. याचं राजा हॅलो, ऐकू येते का? हॅलो, हा येते आवाज. आवाज येतोय, बोला तुम्ही. अरे हे बंद झालं काय? सर तुम्ही बोला, बोलत काय राहा. या सगळ्या तंत्रज्ञानाशी आम्ही एकदमच अडाणी असल्यामुळे काय हा थोडासा ही समस्या येते, पण तुम्ही सगळी मंडळी समजून घ्या. आज जो विषय आपण या चर्चेला घेतलेला आहे तो माझ्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे, कारण मी एक त्यातला कृतिशील कार्यकर्ता आहे. आणि हे जे रंगभूमी आहे, हे जे थिएटर आहे, हे संपूर्ण जगभर सुरुवातीला ज्या पद्धतीने वापरला गेला आहे आणि वापरलं जात असताना त्याचा वापर त्यांच्या हातात गेला, त्याला प्रतिक्रिया म्हणून पुन्हा एक नवं थिएटर अस्तित्वात येत गेलं. त्या सगळ्याचा एक थोडक्यात वेध घेण्याचा माझ्या दृष्टीने प्रयत्न आहे. भारतामध्ये अ, ही तर अशा प्रकारची 2 थिएटर्स मी जो संपूर्ण जगाचा इतिहास पाहतो, तर माझ्या लक्षात येतं, की फार पूर्वीपासून म्हणजे अ, जेव्हा कधी नाट्यकलेचा किंवा एकूणच परफॉर्मिंग आर्टचा उदय झाला असेल, तेव्हापासून ह्या दोन्ही गोष्टी दिसतायत. आणि त्या दोन्ही गोष्टी वर्गीय पातळीवरती आणि जातीय पातळीवरती वेगवेगळ्या पद्धतीने हाताळलेले अपराधी जगभरच्या रंगाचा, शिरगुप्पे सर आपला माईक चालू करा, माईक. हॅलो सर, येते काय ऐकू? बोला 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 तुम्ही बोला. माईक चालू ठेवा. येतोय ऐकू, बोला तुम्ही. हे असं नव्या या तंत्रज्ञानाला पुन्हा एकदा माझी स्वतःची तो बसलेलो आहे पद्धतीनं या सगळ्या रंगभूमीकडे, म्हणजे खुद्द भारतातल्या आणि भारताच्या निमित्तानं संपूर्ण जगभरच्या रंगभूमीकडे पाहतो. तर मला 2 गोष्टी स्पष्ट दिसतात, की एक प्रस्थापितांची रक्ती त्याला शह देण्यासाठी भारतामध्ये वेगवेगळ्या प्रांतामध्ये अशा प्रकारच्या अनेक रंगभूमीबद्दलच्या आंदोलनं झालेली आहेत. महाराष्ट्रातली सगळ्यात मोठी रंगभूमीची प्रतिक्रिया ही खूप जुनी मला अशी दिसते आणि फक्त त्याला बऱ्यापैकी एक रिव्होल्युशनरी असा स्पर्श साधारणपणे ब्रिटिशांच्या या देशातल्या आगमनानंतर सुरू झालेला आहे, असं माझं या विषयावरचा थोडाफार जो अभ्यास आहे ते मला दिसतं. ते ज्या पद्धतीनं भारतामध्ये कलेची विभागणी एक अभिजन वर्गाची कला आणि एक शोषित वर्गाची कला अशी फार पूर्वीपासून झालेली आहे. आणि शोषित वर्गात खरं तर एकूण जी परफॉर्मिंग आर्ट होती ते त्याचा विकासच या देशातल्या शोषित वर्गाने, शोषित जातींनीच केलेला आहे. आणि त्याचा सगळ्यात मोठा गैरफायदा या देशातल्या शोषक जातींनी आणि शोषक त्या जातीच्या निमित्ताने शोषक वर्गाने पण घेतलेला आहे. हे एक उघड उघड दिसणारं एक वास्तव आहे.
एक उघड दिसणारा इतिहास आहे आणि त्या दृष्टीनं मी या सगळ्याकडे पाहतो. साधारणपणे म्हणजे आपल्या धर्माच्या माध्यमातून, देवदेवळातून ज्या प्रकारची अ, एक व्यवस्था जोपासली गेली आणि शोषकांनी आपल्या करमणुकीसाठी शोषितांना देवाच्या नावावरती, धर्माच्या नावावरती दे देव देवालयांच्या माध्यमातून, धर्माच्या माध्यमातून वापरायचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यातून एक शोषितांची कला विकसित होत गेल्याचं एक मोठं कटू पण खरं वास्तव आपल्याला दिसतं. पण त्याच्या जोडीला मला हेही दिसतं, की ही कला जी शोषितांची जी विकसित झालेली आहे, ही विकसित होताना त्याला सगळ्यात मोठा हातभार इथल्या कष्टकरी वर्गाचाच लागलेला आहे आणि त्यांनी त्या पद्धतीनं या देशातल्या ज्या कष्टकरी शोषित जाती होती आणि मग त्यासाठी जे माग, महार अगदी डोंबाऱ्यापासून सगळ्या ज्या काही गोष्टी आहेत, त्या सगळ्यांनी वेगवेगळ्या पद्धतीनं ही शोषितांची कला अधिकाधिक विकसित, अधिकाधिक समृद्ध करायचा प्रयत्न केलेला आहे आणि त्याचाच गैरफायदा हे उच्च म्हणजे शोषक वर्ग, उच्चवर्णीय वर्ग त्या पद्धतीने घेत आलेला आहे. हे एक म्हणजे स्पष्टपणे, उघडपणे दिसणारं एक सर्वसाधारण सत्य माझ्यासारख्या अभ्यासकाला दिसतं. दुसरी गोष्ट अशी आहे, की ते मी या भारतीय अ, एकूण कलांकडे पाहतो, ते संगीतापासून नाटकापर्यंत जे काही आज विकसित झालेलं आहे, त्या सगळ्यामध्ये ह्या हे 2 ट्रेंड शोषकांची कला आणि शोषितांची कला ही स्पष्ट दिसते आणि तंत्रदृष्ट्या, माध्यमाच्या दृष्टीनं जास्त विकसित ही शोषितांची कला आहे आणि तिचा गैरफायदा नेहमीच शोषक वर्गानं किंवा शोषक जातीने घेतलेला आहे आणि आपलं स्वतःचं एक कलाशास्त्र विकसित करायचा प्रयत्न केलेला आहे, हे मला दिसलेलं दुसरं सत्य आहे. आणि या पार्श्वभूमीवरती मी या सगळ्या कला व्यवहाराकडं आणि एकूण त्या पद्धतीनं कला हे माध्यम माणसाची माणूस पण समृद्ध करणारी एक सांस्कृतिक व्यवस्था आहे, ही त्याची एक व्यापक व्याख्या जर लक्षात घेतली, तर त्या माध्यमातून मी या माध्यमाकडे जेव्हा पाहतो, तेव्हा लक्षात येतं, की या देशातल्या शोषित जाती जे आहेत आणि त्या जातीच्या निमित्तानं तो शोषित वर्ग आहे, तो जिवंत राहण्यासाठी त्या जीवोन्मेष साली किंवा जीवनाभिमुख राहण्यासाठी ज्या पद्धतीनं त्याला जगण्याची आवश्यकता होती, ज्या श्वासाची गरज होती, ती या माध्यमांनी, या कला माध्यमांनी त्याला पुरवलेली आहे आणि त्या दृष्टीनं त्यांनी वेळोवेळी त्याच्यामध्ये भर घातलेली आहे. आणि मग मी एकूणच म्हणजे देवालयापासून सुरू झालेल्या धर्माच्या शोषणामध्ये कलेनं बजावलेली भूमिका ती थेट सामाजिक क्रांतीपर्यंतची हा सगळा जर भारतीय कलांचा प्रवासाचा शोध घेतला आणि त्याचा इतिहास जर नीट पाहिला, तर मग आपल्याला आपलं नेमकं शोषितांच्या, शोषित जातींच्या कलेचं क्रांतिकारकत्व नेमकं कशात आहे, कशामध्ये आहे, हे आपल्याला स्पष्ट दिसते. की ह्या शोषकांनी आपल्या स्वार्थासाठी तत्वज्ञान निर्माण केलेलं आहे. जे आपल्या स्वार्थासाठी ज्या प्रकारच्या श्रद्धा निर्माण केलेल्या आहेत, ज्या प्रकारची देवव्यवस्था आणि सांस्कृतिक आहे, त्या सगळ्याला म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीने नकार देण्याचंच काम या शोषितांच्या कलांनी केलेलं आहे आणि ते साहजिकच आहे. कारण जे आपल्याला नको आहे ते मांडण्यासाठीच कलेचा वापर होतो. म्हणजे एका बाजूला स्वतःचा माणूस पण विकसित करणे, स्वतःच्या दबलेपणाला वाट देणे, हे जसं माणूस कलेच्या माध्यमातून करत असतो, तसं नको असलेल्या गोष्टीला नकार देणे, हे पण ते काम असतं आणि त्या दृष्टीनं या सगळ्याकडं आपण थोडं अधिक विचक्षणपणे, अधिक गंभीरपणे पाहिलं पाहिजे आपल्याला असं दिसतं. आणि मग मी एकूण मराठी कलांचा ज्यावेळी शोध घेतो, की ज्या पद्धतीनं मराठी कलांचा विकास झालेला आहे, त्यामध्ये लोककलांच्या मध्ये ज्या कला विकसित झाल्या आणि त्या कला विकसित होताना ज्या पद्धतीने समाजात आला, त्याला इथल्या शोषक वर्गानं नेहमीच क्षुद्र पातळीवरचं, खालच्या दर्जाचं अशा प्रकारे ठेवलेलं आहे आणि त्याचा आस्वाद घेणं, त्याला स्वीकार करणं, म्हणजे वरच्या पातळीवर ते स्वीकारत नव्हते, त्यांचे सभ्य संस्कृती स्वीकारत नव्हते, पण त्याचा आस्वाद घ्यायला फक्त सगळ्यात पुढे होते. त्यामुळे सगळ्यात बदनाम झालेल्या त्या लोककला आहेत, त्यांना यांच्या अरिस्टोक्रॅटिक जगण्यामध्ये,
जगामध्ये जरी मान्यता मिळाली नसली तरी प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये मात्र या लोकांच्या एकूणच त्याला आपण काय म्हणताल की एकूण त्या सुखाचा आनंद घेण्याचा जो काही भाग आहे ते सगळं उपभोग घेण्याचा जो भाग आहे तो त्यांनी या माध्यमातून घेतलेला आहे. त्यामुळे तमाशा असेल नांदी, त्यानंतर जे अण्णाभाऊंनी त्याचं रूपांतर लोकनाट्यामध्ये केलं, कारण तमाशाला तमाशा ह्या शब्दाला काही ऑब्जेक्शन इथल्या सनातन्यांनी आणि नंतर इथल्या राज्यकर्त्यांनी घेतलं आणि त्याला एक पर्याय म्हणून अण्णाभाऊंनी त्याचं लोकनाट्यामध्ये रूपांतर केलं. पण त्याचा तमाशातला जो मूळ एक जो रिव्होल्युशनरी बाज होता तो अण्णाभाऊंनी नेमका पकडला आणि तो त्या पद्धतीनं आपल्या या नव्या लोकनाट्याच्या माध्यमातून मांडायचा प्रयत्न केला. आणि ही लोकांबद्दल बोलणारी, लोकांच्या मधलं रिव्होल्युशनरी स्पिरिट जे आहे ते पूर्णपणे जागृत ठेवणारी अशा प्रकारचं हे माध्यम आहे भान अण्णाभाऊंसारख्या कलाकारांना तर येणं साहजिक होतं, पण त्याच्या आधी कित्येक कलाकारांनी नुसते म्हणजे खरं तर या देशातल्या आणखी एक दुर्दैवी गोष्ट आहे की इथं व्यक्ती फक्त कलाकार नसते तर जातीच्या जातीनं हे त्यांच्यावरती लादलं गेलेलं आहे. तर त्या जातीने अतिशय समर्थपणे हे टिकवून ठेवलेलं आहे. खरं तर मी सगळ्या जगाच्या कलांचा इतिहास बघतो, ते संपूर्ण जगामध्ये सुद्धा कमी जास्त प्रमाणात, भारतामध्ये ते जातीव्यवस्थेच्या स्वरूपात दिसतं, पण इतर देशामध्ये वर्गीय स्वरूपात आणि काही ठिकाणी एका धर्माला विरोध म्हणून दुसऱ्या धर्माची अशा पद्धतीने पण ते अस्तित्वात आलेलं दिसतं. विशेषतः विशेषतः अमेरिकेमधलं जे ब्लॅक थिएटर आहे आणि युरोपमध्ये बर्टॉलपेक्षा निमित्तानं जे ब्रेक्टियन किंवा रेड थिएटर किंवा कम्युनिस्ट थिएटर निर्माण झालं, ह्या सगळ्या गोष्टी मला भारतातल्या ह्या लोकनाट्य परंपरेच्याच पाश्चात्य रूप दिसतात की ज्यांनी प्रस्थापिताला विरोध करण्यासाठी कला हे माध्यम एक रिव्होल्युशनरी हत्यार म्हणून वापरता येतं, एक विरोधाचं हत्यार म्हणून वापरता येतं, स्वतःच्या अस्तित्वाचं एक दर्शन घडवता येतं, हे मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि त्या दृष्टीने हे साधारणपणे 19व्या-20व्या शतकामध्ये सुरू झालेल्या ह्या ब्लॅक थिएटरची मुवमेंट असेल किंवा बर्टोल्ड ब्रेक्टची ब्रेक्टियन किंवा ब्रेक्टियन थिएटर नुसतं म्हणण्यापेक्षा त्यानिमित्तानं रेड थिएटर जे सुरू झालं, कम्युनिस्टांचं थिएटर जे सुरू झालं किंवा सोशलिस्ट लोकांचं थिएटर सुरू झालं, यातून प्रस्थापिताला नकार देण्याची जी मूलभूत प्रक्रिया जी भारतात केवळ 200 वर्ष नाही तर शतकानुशतके अगदी जेव्हा कधी हे उच्च होण्याचं कला माध्यमात त्या निर्माण असतील त्याला प्रतिक्रिया देण्यासाठी खरं तर मला मध्ये कुमार गंधर्वांचा एक छान अल्बम ऐकलेला आठवतो की ज्याच्यामध्ये त्यांनी संपूर्ण रागदारी संगीताचं जे इव्होल्युशन झालेलं आहे, तो विकास झालेला आहे, तो या देशातल्या लोकसंगीताच्या माध्यमातूनच झालेला आहे, हे त्यांनी अगदी सप्रमाण सिद्ध केलेलं आहे. खरं तर कला हे माध्यमच कष्टकरी वर्गातून आलेलं आहे, शोषित जातीतून आलेलं आहे आणि त्याचा आपल्याला हवा तसा उपयोग करून घेऊन आणि त्याला त्या पद्धतीने आपलं स्वरूपाचा प्रयत्न इथल्या शोषक जातीने केलेला आहे. हेच सगळ्या जगभरच्या इतिहासामध्ये दिसतं. म्हणजे कलेचं नातं हे श्रमाशी आहे आणि श्रम हे श्रमकाराशी निगडीत असतं आणि या देशातल्या सगळ्या शोषित जाती हे श्रमकरी जाती आहेत आणि त्यामुळे अण्णाभाऊंच्या एकूण सगळ्या कला व्यवहारामध्ये, सगळ्या लेखनामध्ये आणि एकूण सगळ्यांच्या मांडणीमध्ये मला हे दिसतं की नेहमी त्यांनी या गोष्टीची सांगड घालायचा प्रयत्न केलेला आहे की कला माध्यम हे श्रमिकांचा तसं एक त्या पद्धतीनं आपल्याला जगण्याला काहीतरी अर्थ देण्याचा प्रयत्न करण्याची एक मानवजातीची एक मूलभूत प्रेरणा आहे, त्याची एक भाग म्हणून कलेकडं पाहायला पाहिजे आणि त्या पद्धतीनं ही आमची सगळी क्रांतिकारी कलाकार मंडळी विचार करतायत, पाहतायत, हे अतिशय मला महत्त्वाचं वाटतं. आणि त्या दृष्टीने अण्णाभाऊंच्या लेखनापर्यंत अण्णाभाऊंच्या एकूण नाट्य परंपरेमध्ये त्यांनी जी काही तमाशे लिहिले, त्यांनी ज्या पद्धतीने लोकनाट्य आणली, ते त्याच्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या एकूण
सगळ्या ह्याच्यामध्ये ज्या पद्धतीनं मांडणी केलेली आहे ते पाहता ज्या पद्धतीनं बर्टॉल ब्रेकनं केलं असेल किंवा अमेरिकेतल्या ब्लॅक थिएटरनं ज्या पद्धतीने ती मांडणी केलेली असेल ती अभ्यासली असावी की काय इतकं वाटावं असं वाटावं अशा प्रकारची अण्णाभाऊंची एक जेन्युइन अशी मांडणी त्यांच्या लोकनाट्य काय तुमचा चेहरा दिसत नाही म्हणजे ते. हॅलो हा. हा त्या लोकनाट्यामध्ये दिसते याचं कारण कुठलाही जातीवंत कलाकार खरं तर हा जातीवंत शब्द पुन्हा एका अर्थाने प्रतिगामी ठरण्याची शक्यता आहे पण जो रिव्होल्युशनरी स्पिरिट आहे इंग्रजी भाषेत ज्याला म्हणता येईल की ज्याच्यामध्ये हे क्रांतिकारी एक हे तेज फडफडत आहे की तो प्रत्येक कलावंताला अशा प्रकारच्या तत्वज्ञानाची जरी तंत्रज्ञानाची जरी भेट झाली नाही तरी तो त्या पद्धतीनंच आपल्या कलेचा वापर एक रिव्होल्युशनरी हत्यार म्हणून एक क्रांतिकारी हत्यार म्हणूनच करत असतो हे आपल्याला अण्णाभाऊंच्या साहित्यामधून साहित्यांच्या एकूण म्हणजे त्यांच्या एकूण लोकनाट्यामधून त्यांच्या एकूण नाट्य याच्यातून आपल्याला दिसतं तोच जे ज्या पद्धतीनं मला बर्टॉरपेक्षा नाटकातली ज्या तंत्र दिसतं ज्या पद्धतीने तो एकूणच पारंपरिक तंत्राचं ज्या पद्धतीनं वापर करतो मोडतोड करण्याच्या नावाखाली त्याची नव्याने मांडणी करतो दुरुस्ती करतो अण्णाभाऊंनी पारंपरिक तमाशाचा सुद्धा तशा पद्धतीनेच लोकनाट्याचं नाव घेऊन बदल केलेला आणि त्या पद्धतीने मांडणी केलेली आपल्याला दिसते हा एक महत्वाचा भाग आहे हे जरी असलं तरी एक गोष्ट आपल्याला मान्य केलीच पाहिजे की या सगळ्या ह्याच्यामध्ये मुळातच या सगळ्या कलांची निर्मिती ही एकूणच शोषक सत्तेच्या विरोधात स्वतःला अभिव्यक्त करण्यासाठी स्वतःला प्रकट करण्यासाठी आणि स्वतःचं दबलेलं जे काही अस्तित्व आहे स्वतःचं दबलेलं जे काही व्यक्तिमत्व आहे त्याला योग्य तो आउटलेट देण्यासाठी वाव देण्यासाठी निर्माण झालेला आहे आणि त्या दृष्टीनं जगभरच्या ह्या सगळ्या रिव्होल्युशनरी ज्या कला आहेत किंवा ज्या काही थिएटर्स आहेत या थिएटरशी अण्णाभाऊंच्या या थिएटरचं अगदी महत्वाचं नातं जमतं कारण त्या सगळ्या मागचं जी रिव्होल्युशनरी स्पिरिट आहे ते एकच आहे त्यामुळे मराठीमध्ये अण्णाभाऊ साठे जरी रूढ अर्थाने शाळेत गेलेले नव्हते तरी रूढ अर्थाने ह्या बाकीच्या काही उच्च विद्याभूषित नव्हते तरी त्यांच्यामध्ये मला नेहमीच म्हणजे जर्मनीमधला बर्टॉल्ड ब्रेक दिसतो किंवा याच्यामधला अमेरिकेमधला आमचा कार्ल लुईझर किंवा आणखी एक त्यावेळेचा त्यामध्ये अमेरिकन ब्लॅक थिएटरनं सगळ्यात महत्वाची गोष्ट नाटकामध्ये आणली ते म्हणजे स्ट्रीट प्ले की खरं तर हा स्ट्रीट प्ले हा जो प्रकार आहे हा मला कधीच युरोपियन किंवा अमेरिकन वाटला नाही तो मूळचाच भारतीय परंपरा आहे भारतातल्या दलित शोषित जातीने आपल्याला अभिव्यक्त करण्यासाठी कारण त्यांना त्यावेळी प्रस्थापित रंगमंच नाकारले गेले होते त्यांना कारण प्रस्थापित रंगभूमी ही उच्चवर्णीयांनी आपलं माध्यम स्वीकारले होतं आणि त्या माध्यमामध्ये कलाकार मात्र नेहमीच शोषित जातीचे असायचे पण त्यातून मांडलं जाणार जे काही असायचं ते उच्चवर्णीयांच्या कौतुकासाठी उच्चवर्णीयांच्या आनंदासाठी आणि त्यांच्या उपभोगासाठीच असायचं आणि त्याला पर्याय म्हणून ज्या पद्धतीनं एक पर्यायी थिएटर या आमच्या शोषित जातींनी जी वंचित होती जी अशा माध्यमापासून दूर होती की ज्यांना अशी खर्चिक माध्यमं अशा प्रकारची काही वेगळी पण आपलं शरीर आणि आपली वाणी आणि आपली बुद्धिमत्ता हेच आपलं खरं हत्यार आहे आणि ते सगळ्यात मोठं माध्यम आहे आणि त्याचा वापर त्यांनी त्या पद्धतीने लोककलामध्ये केला त्यामुळे अगदी थेट रस्त्यावरती खेळ करण्यापासून ते अगदी पोवाडे तमाशे आणि जे काही वेगवेगळे माध्यम आहेत की ज्याला फारसे काही भौतिक साधनं लागत नाहीत फारसे काही खर्च करावा लागत नाही आपलं शरीर आपल्या निसर्गानं आपल्याला दिलेलं वाणी असेल बुद्धिमत्ता असेल याचा वापर करून हे सगळं आपल्याला हवं ते व्यक्त करता येतं हे भारतीय एकूणच नाट्य परंपरेमध्ये मला
प्रामुख्याने दिसत आलेले आहे की ज्याचं तंत्र म्हणून आपल्याला इंग्लंड अमेरिकेसारख्या युरोपमधल्या अमेरिकेसारख्या नाट्य परंपरामध्ये आपल्याला दिसतं. पण हे इथल्या व्यवस्थेनं मूलतःच इथल्या शोषित जातींकडे दिलं होतं आणि अण्णाभाऊंना त्याचा फार मोठा वारसा होता. त्यामुळे अण्णाभाऊंचं सगळं हे नाट्य क्षेत्रातलं काम बघत असताना मला नेहमी जाणवतं की कळत न कळत त्यांच्यावरती ह्या सगळ्या एकूण जागतिक ह्याचं चित्र त्याचे प्रतिनिधी म्हणजे प्रतीक आपल्याला त्यांच्या सगळ्या ह्याच्यातून दिसतात. तरी त्यांनी त्यांचा त्या अर्थाने अभ्यास केलेला नसेल, कारण ते त्यांना माहिती नसेल. पण त्यांचं नाटक हे नेहमीच मला अमेरिकेतल्या ब्लॅक थिएटरशी जोडून घेणारं वाटलं. म्हणजे युरोपमधल्या रेड थिएटरची किंवा ब्रेकच्या थिएटरशी जोडून घेणारं वाटलं. आणि अगदी म्हणजे आशिया खंडामध्ये ज्या पद्धतीनं म्हणजे चायना, व्हिएतनाम वगैरे ह्या भागामध्ये ज्या पद्धतीनं रंगभूमीवरती वेगवेगळे प्रयोग झाले आणि विशेषतः हे प्रयोग करताना मला सांगायला आनंद वाटतो की विशेषतः व्हिएतनाममधले जे नाटकाचे परिणाम आहेत किंवा त्या नाटकामधल्या डेव्हलपमेंट्स आहेत किंवा त्याच्या व्हिएतनामी क्रांतीनंतर किंवा क्रांतीच्या काळामध्ये सुद्धा त्याच्यावर फार मोठा प्रभाव हा भारतीय लोककलांचा, की ज्याला तुम्ही इंडियन थिएटर म्हणता येईल, ते इंडियन थिएटरचा आहे. आणि हे जे आपल्या थिएटरवरती नेहमीच प्रभाव हा युरोपियनांचा किंवा अमेरिकनचा राहिलेला आहे. पण आपल्या थिएटरचा प्रभाव खरं तर आपल्या थिएटरवर पाहिजे होता, त्याच्याऐवजी तो व्हिएतनाम सारख्या देशातल्या थिएटरवर दिसतो. हे माझ्या दृष्टीनं एक अत्यंत गमतीची आणि आनंदाची गोष्ट आहे. खरं तर भारतामध्ये सुद्धा भारताची एकूण जी परंपरा आहे ती म्हणजे हे नवनाटक जे म्हणजे साधारणपणे 20व्या शतकामध्ये आपल्या भारतामध्ये रंगमंच थिएटर ज्यावेळी आलं, जे त्यावेळी त्या थिएटरमध्ये आपल्यावरती युरोपचा जास्त प्रभाव होता. पण त्याच्या आधीपासूनच आपली परंपरा आहे ही लोक म्हणजे कलेची आणि लोकनाट्याची परंपरा आहे आणि ती खूप प्राचीन काळापासून आहे आणि त्याचा फार मोठा प्रभाव आपल्या थिएटरवरती होता आहे, असायला पाहिजे होता. पण मधल्या ह्या 100-200 वर्षाच्या काळामध्ये त्या ब्रिटिशांच्या म्हणजे एकूणच युरोपियनांच्या आगमनानंतर आणि आपल्याकडे नेहमी त्यांच्या अनुकरण करण्याची जी पद्धत असल्यामुळे त्यांच्या प्रभाव राहिल्यामुळे ही आपल्या ज्या मूळ परंपरा आहेत, ज्या श्रमाशी लोककलेशी निगडीत होत्या, त्या परंपरा मात्र आपल्याला पुन्हा नव्याने उजागर करताना ब्रेकची आठवण करावी लागते किंवा ब्लॅक थिएटरची आठवण करावी लागते. पण मला एका गोष्टीचा खूपच आनंद वाटतो या माझ्या थोडक्याशा वेळेत हे मांडताना, की आपलं जे प्रबुद्ध थिएटर आहे, तर आपण जे प्रबुद्ध हा शब्द वापरतो, मी एकच मिनिटामध्ये आपला निरोप घेतो की या निमित्तानं या नव्या माध्यमामध्ये आपल्या सगळ्यांशी बोलताना आणि एका महत्वाच्या गोष्टीवरती चर्चा करताना तुम्हाला समजून घेताना मला खूप आनंद होतोय. पण त्याच वेळी ही अशा प्रकारची जी परिस्थिती सगळ्या जगभर ओढवलेली आहे आणि ही परिस्थिती ओढवलेली असताना हे नवं तंत्रज्ञान आपल्या उपयोगी पडत आहे. पण आपले मेंदू मात्र ह्या नव्या परिस्थितीमध्ये आपल्याला नेहमीच आपले राज्यकर्ते जुन्या पारंपरिक ह्याच्यामध्ये गुंतून ठेवायला पाहतायत. अशा वेळी आपण सगळ्यांनी अत्यंत सावधपणे नव्या तंत्रज्ञानाबरोबर आपले विचार सुद्धा नव्या काळाला सामोरे जाणारे कसे होतील या पद्धतीनंच सगळ्या विचारांकडे पाहण्याची गरज आहे. अशा प्रकारचं थिएटर या सगळ्या जगभरच्या क्रांतिकारी मंडळींनी दिलं. त्याची भारतामध्ये आणि विशेषतः मराठीमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये अण्णाभाऊंसारख्या माणसांनी त्याची मुहूर्तमेढा पुन्हा ब्राह्मणी शब्द झाला. पण दुर्दैव आहे तरी पण म्हणजे याची रुजवात इथं अण्णाभाऊंनी केली आणि अण्णाभाऊंच्या या निमित्तानं एक सशक्त अशी रंगभूमी जी या भूमीत पूर्वी होतीच, पण तिला अधिक क्रांतिकारी स्वरूप अण्णाभाऊंनी द्यायचा प्रयत्न केला. आणि त्या दृष्टीनं अण्णाभाऊंच्या एकूण नाट्य कारकिर्दीची सगळी जी पाहणी आपल्याला करायला की त्याचा विचार करावा लागेल, तो जागतिक पातळीवर करण्याची गरज आहे. खरं तर
जगातल्या वेगळ्या विचारवंतांनी अण्णाभाऊंच्या साहित्याची वेगळ्या पद्धतीने दखल घेतलेली आहे. पण अण्णाभाऊंनी एकूणच रंगभूमीसाठी की जे काही वेगळेपण केलेलं आहे त्याची सुद्धा अतिशय वेगळ्या पद्धतीनं, कारण भारतीय मराठी लोककलेमध्ये जसे विजय तेंडुलकरांना आधुनिक मराठी नाटकाचे पायोनियर समजतात. पण माझं मत असं आहे की अण्णाभाऊ हे आधुनिक मराठी लोककलेचे पायोनियर आहेत आणि त्या दृष्टीने अण्णाभाऊंच्या एकूण साहित्याचं जे अभ्यास आहे, जो काही विचार आहे, तो या जागतिक स्तरावर करण्याची गरज आहे, एवढं या निमित्ताने नमूद करतो. आणि ही नमूद करण्याची संधी मला संयोजकांनी दिली, त्याबद्दल मी सगळ्यांचा अत्यंत आभारी आहे. धन्यवाद. धन्यवाद सर. थँक्यू सर. राजाभाऊ धन्यवाद. काय चुकलो नाही फारसा? नाही नाही, ओके सर. तब्येतीची काळजी घ्या. गेले 4 महिन्यानंतर मी आज पहिल्यांदा काय ते धाडसानं बोललोय. शुभेच्छा तुम्हाला. तुम्ही लवकर मिळवा. धन्यवाद शिरगोप्पे सर. इसके बाद हाँ, ओके. आज के इस प्रबुद्ध नाट्य सम्मेलन परिसंवाद में हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से माननीय श्याम कुमार सर। मैं सर को आवेदन करता हूं कि कृपया वो हमें संबोधित करें। श्याम कुमार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आवाज कुछ खड़खड़ा रही है, कहीं से आ रही है आवाज क्या? मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ, आपकी आवाज आ रही है। यस यस, आ रही है। अच्छा, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। और भगवान सर जी को, भगवान गढ़ा जी को, जिन्होंने इस बहुत महत्वपूर्ण आयोजन को आयोजित किया, और संजय सारे जी को, भीमपुत्र टकसास गायकवाड़ जी को, और कीर्तिपाल जी, और अभी हमारे ऐसे पूर्व जो वक्ता बोल रहे थे राजा शिरगुप्ते जी, काफी अच्छे चीजों से बातचीत अपनी रखी। क्योंकि मैं लखनऊ से आता हूँ और हिंदी पट्टी से मेरा लेना देना है, और कई मराठी की जो कहानियां हैं उसका भी नाट रूपांतरण कर उसके लखनऊ में मंचित किया, और काफी देश में भी मंचित किया है, और देश के बाहर भी जो है नाटकों को लेकर मैं काम करता रहता हूँ। जो आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हिंदी और अंग्रेजी रंगमंच। जो हिंदी और अंग्रेजी रंगमंच अगर की बात करें तो मैं सबसे पहले हिंदी रंगमंच की बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो हिंदी रंगमंच की अगर हम शुरुआत करते हैं, और खासकर जो प्रबुद्ध रंगमंच है, जो रंगमंच इनलाइटमेंट देता है, लोगों को मैसेज देता है, और जीवन को कुछ नए तरीके से सोचने के लिए, और एक वैचारिकी देता है, जो वैचारिकी तथागत बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार रामास्वामी, और इन सब से जो वैचारिकी आती है, उन वैचारिकी के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। क्योंकि प्रबुद्ध की जब हम बात करते हैं तो जो हिंदी, अभी जैसे गुप्ते सर बोल रहे थे कि मराठी रंग नाटककारों में जो विजय तेंदुलकर को काफी वो करते, मगर मैं विजय तेंदुलकर जी को खासकर जो शूद्र समाज है उसका नाटककारों में मैं विरोधी मानता हूँ। क्योंकि उनके जो कई नाटक है विजय तेंदुलकर के, जैसे कमला है, और उसके बाद एक कन्या है, कन्यादान नाटक उनका है, और सखाराम बाइंडर है। तो इस तरीके से उन्होंने, जैसे उनका कन्यादान नाटक जो है उसमें पूरी तरह से उसमें ये दिखाया गया है कि एक शूद्र के साथ अगर कोई ब्राह्मण अपनी लड़की को शादी कर देता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, इस पर उनका नाटक है। तो मैं उनको इस तरीके से आधुनिक ना मानकर खाली एक कुछ विशेष वर्ग का ही नाटककार का रूप में मानता हूँ। खैर, उस पर मैं बाकी बात करूंगा। अभी हिंदी रंगमंच में अगर हम देखें तो हिंदी रंगमंच जो है टोटल, अगर नॉर्थ की हम बात करें तो हिंदी रंगमंच की शुरुआत में अच्युतानंद जी का नाम आता है। अच्युतानंद जी ने, जो कि आर्य समाजी थे, बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उससे मिशन से भी जुड़े और काफी उन्होंने काम किया, उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनका नाटक बहुत फेमस नाटक है रामराज्य। तो रामराज नाटक में उन्होंने राम की जो व्यवस्था है उस पर बहुत बड़ी चोट की है। इसी तरीके हिंदी नाटक में ललई सिंह यादव का नाम आता है। वो पेरियार ललई सिंह यादव रहते थे, वो कानपुर के रहने वाले थे, और उन्होंने भी काफी नाटकों में अपना योगदान दिया, खासकर हिंदी बेल्ट में। उनका नाटक है शंभुक वध। जैसे उन्होंने रामराज लिखा, वैसे शंभुक की हत्या क्यों की गई, किस कारण की गई और किस व्यवस्था के द्वारा की गई, इस पर उन्होंने अपना एक बहुत जबरदस्त
नाटक लिखा है, उसको मैंने लखनऊ में उसका मंचन भी किया है। और एकलव्य एक नाटक उनका है, वो बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। एकलव्य में किस तरीके से द्रोणाचार्य जो है अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित करने के लिए एकलव्य का अंगूठा कटवा लेते हैं, इस पर वो नाटक है। उसका भी हम लोगों ने लखनऊ में मंचन किया है। उसके बाद इस पीढ़ी के बाद जो अगर हम आते हैं तो हिंदी रंगमंच में आपके नागपुर की ही है सुशीला टाक भौरे, उनका नाटक, उनके कई नाटक हैं, उनके कई नाटकों का हम लोगों ने लखनऊ में मंचन भी किया, जिसमें नंगा सत उनका एक नाटक है, बहुत मशहूर नाटक है, उसका हम लोगों ने मंचन किया। बल्कि वो नाटक हिंदी में है, मराठी में नहीं है, उनकी भाषा मराठी है, हिंदी भी बोलती है, और हिंदी में काफी उन्होंने काम किया है। इसी की आगे की परंपरा में अगर हम लोग चल के आते हैं हिंदी नाटकों में, तो हिंदी नाटकों में जो खासकर जो प्रबुद्ध रंगमंच को लेकर या बहुजन रंगमंच को लेकर जो बात करते हैं, उनको उसमें हम हिंदी रंगमंच में, हिंदी नाटकों में जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को याद कर सकते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने कई नाटक लिखे, उनके नाटक दो चेहरे बहुत फेमस नाटक है। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक है जो कम्युनिस्ट विचारधारा पर है, कि मजदूरों के कैसे संघर्ष करते हैं, उसके बाद में जो मजदूर वर्ग है वो वही का वही रहता है, बाकी जो मजदूरों की जो राजनीति कर रहे हैं उनका क्या स्थान बनता है, इसमें नाटक उनका है। उसके बाद मोहनदास नेमी सराय जी को आप लोग जानते होंगे, मोहनदास नेमी सराय जी का नाटक है हेलो कामरेड। हेलो कामरेड में उन्होंने बहुत जबरदस्त चोट की है कम्युनिस्ट जो वैचारिकी है उसको लेकर, और उसमें कैसे दलितों का शोषण होता है या शूद्रों का या छूतों का शोषण होता है, इस पर हेलो कामरेड उनका नाटक है। उसी के आगे की श्रृंखला में सूरजपाल चौहान का नाटक है, उसको भी हम लोग ने लखनऊ में मंचित किया। उनका नाटक है छू नहीं सकता। मतलब जैसे वो उन्होंने उस परिवेश को लिया है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ते समय उनको अपनी टाट, अपना बोरा बिछाने के लिए ले जाना पड़ता था, और पानी जो है वो उसको नहीं छू सकते थे पीने के लिए। तो इस पर आधारित वो छू नहीं सकता उनका नाटक है, सूरजपाल चौहान जी का नाटक है। उसी की आगे की श्रृंखला में हम लोग अगर हिंदी नाटकों में बढ़ते हैं तो भिखारी ठाकुर जो बिहार के थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है, खासकर बहुजन थिएटर को लेकर। बल्कि बहुजन थिएटर ही करते थे, मगर लोगों ने उनको अपने तरीके से एक्सेप्ट कर लिया और अपने तरीके से मान लिया, जिससे कि बहुजन थिएटर का मूवमेंट या जो दलित की जो वैचारिकी है या प्रबुद्ध की जो वैचारिकी है वो आगे आ ना पाए, इसलिए उन्होंने उनको भी कैप्चर किया। तो भिखारी ठाकुर का कई नाटक है, उसमें से गबर गिचोर उनका बहुत ही फेमस नाटक है। इसी की आगे की श्रृंखला में हम आते हैं तो हिंदी रंगमंच में जो मुख्य धारा का नाटक कहते हैं, जिसको एनएसजी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिसको प्रमोट करता है, या जहां से लोग निकलते हैं, उनके जो नाटककारों की मैं आज आगे बात करना चाहूंगा। उसमें हबीब तनवीर साहब के कई नाटक है। हबीब तनवीर साहब का एक नाटक है जमादारिन। तो जमादारिन नाटक पे आप लोगों ने सुना भी होगा कि मध्य प्रदेश में काफी इसमें बवाल भी हुआ, और मध्य प्रदेश में उस नाटक को बैन भी करना पड़ा। तो जमादारी नाटक में कैसे दिखाया है कि कैसे एक ब्राह्मण जो है वो पैसे के लेन देन को लेकर और इस सब चीज को लेन देन कर किस तरह से वो करता है, कि जमादारी इस पर उन्हीं का एक आगे का नाटक उनका चरणदास चोर भी एक बहुत फेमस नाटक है। उन्होंने फिर उन्होंने मुद्रा राक्षस से भी नाटक किया जो चाणक्य के ऊपर था, मगर उसमें किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य का जो कालवंश है उसको दिखाया हुआ है। इसी के आगे की श्रृंखला में हम अगर देखें तो स्वदेश दीपक का नाटक है, हिंदी का है, वो कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल में बात तो दलित सवालों पर है, मगर जिस तरीके से लास्ट में इस तरीके से जो उनका मेजर है उस बात को छोड़ देता है कि कैसे उसको फांसी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी, ये सवाल पे छोड़ देता है, और उसको सुबह जो उसका वो है उसको फांसी दे दी जाती है। तो ये जो हिंदी नाटकों में जो परंपरा चली आई, उसमें जो शूद्र समाज के जो नाटक हैं या जो बाबा साहब की वैचारिकी है या ज्योतिबा फूले की वैचारिकी, उसे बहुत छोटे स्तर पर चीजों को लाया गया है और पूरी तरीके से नाटकों को कब्जा किया गया। जिस तरीके से आप नाटकों में देखा जाए तो कम्युनिस्ट विचारधारा का बहुत बड़ा वर्चस्व रहा। इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन के बारे में आप सब लोग जानते हैं। तो इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन जो थी कि वो जनता के लिए थिएटर था, जनता के लोगों को लिए था, मगर वो कहने की बात थी
उसमें जनता के लोग नाटक करते थे, जनता के लोग मजदूरों की बात होती है, मगर कहीं पर भी वो इस तरीके से नहीं आता। उसमें से बहुत से कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में भी चले गए, लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको किया और वो आगे बढ़ा। मगर क्योंकि वो इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन का बढ़ने का मकसद ये था कि जितने भी साहित्यकार थे जो कम्युनिस्ट विचारधारा से आते थे, वो ज्यादातर बड़ी बड़ी अकेडमियोज में थे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में जितने भी कम्युनिस्ट नाटककार हो, साहित्यकार हो, लेखक हो, पत्रकार हो, इनको बड़ी बड़ी अकेडमियोज में रखा गया, जिसका बहुत बड़ा सहयोग इन लोगों को, उन संस्थाओं को मिलता रहा, जिससे आगे बढ़ी। इसके बाद अगर आप देखें जो हिंदी रंगमंच में और उसके बाद हिंदी के जो अतर रंगमंच है या जो हिंदी के अलग भाषा में नाटक लिखे गए, उसमें ज्योतिबा फूले का नाटक त्रिरत्न जो है बहुत ही लाजवाब नाटक है, मगर उसकी चर्चा कोई हिंदी रंगमंच का आदमी नहीं करता, न मराठी रंगमंच में इसकी बात होती है। अब बाकी जो प्रबुद्ध लोग जानने वाले हैं वो बात करते हैं, मगर जो मुख्यतः से मराठी थिएटर करते हैं या वो लोग इस बारे में ज्यादा चर्चा भी नहीं करते। ज्योतिबा फूले का त्रिरत्न, उसके बाद ज्योतिबा फूले का ही वो नाटक ही है जो उनका बहुत बहुमूल्य कृति है, उनकी है गुलामगिरी। गुलामगिरी में उनकी बातचीत है अपने साथी के साथ में, वो भी एक नाटक की विधा में ही लिखा गया है। इसके बाद में अगर हम लोग आते हैं तो कन्नड़ के बहुत ही मशहूर नाटककार गिरीश कर्नाड जी। गिरीश कर्नाड जी का नाटक हैबदन है और तुगलक है और अग्निवर्षा। इसके बाद में हिंदी में इसके नाट्य रूपांतर हुआ, हिंदी में इसको लिखा गया और इसको हिंदी में काफी लोगों ने किया, एनएसडी ने बहुत किया। इसमें बहुत से और भी कई नाटककार हैं जिन्होंने अपने तरीके से इस नाटक को किया। अब मैं अपने थोड़ा सा हिंदी की जो बात है तो ये इन सबको बारे में बात करके मैं अपने रंगमंच पे भी बात करना चाहूंगा कि हिंदी रंगमंच में जो हमारा सम्यक नाट्य संस्थान है, इसकी 2004 में 10 अक्टूबर 2004 में हम लोग ने लखनऊ में स्थापना की और उसके बाद पहला सोलो नाट्य समारोह हम लोग ने लखनऊ में आयोजित किया, जिसमें कन्हैयालाल कैथवास नेशनल ऑफ ड्रामा से और मनोहर तेली नेशनल ऑफ ड्रामा से और शाहजहांपुर से शमीम आजाद और लखनऊ से मैं श्याम कुमार है। ये 2 दिवसीय नाट्य समारोह हम लोग ने मंचित किया। थोड़ा आवाज कुछ आवाज कुछ गड़बड़ हो रही है, आवाज कुछ गड़बड़ हो रही है दरअसल। नहीं, आपका आवाज आ रही है, आपका आवाज आ रही है पूरा, कोई बात नहीं। इसके बाद आगे फिर हम लोग ने चंद्रकिशोर जायसवाल जी की कहानी थी डोम पहलवान, उसका हिंदी में नाट्य रूपांतर करके उसका मंचित किया। उसके बाद बागुल बागल की कहानी जो है बहुत फेमस उनकी कहानी है और जब मैंने जात छुपाई, उसको हम लोगों ने मंचित किया। और फिर बाद में आपके माता प्रसाद जी जो पूर्व राज्यपाल थे अरुणाचल प्रदेश के, उनके कई नाटक हैं जिसमें होली है, होलिका दहन पर उन्होंने नाटक लिया और खुसरो भंगी दिल्ली की गद्दी पर उसके नाटक का हम लोग ने मंचन किया, वो भी बहुत काफी फेमस नाटक रहा। उसके बाद मेरे द्वारा लिखे हुए नाटक बुद्धम शरणम गच्छामि, जिसके कई मंचन हम लोग ने किए। उसके बाद मिलिंद प्रश्न का नाट्य रूपांतर करके उसका भी मंचित हम लोग ने किया। और कामरेड का बक्सा जो सूरज बड़तिया जो आगरा के प्रोफेसर हैं आगरा विश्वविद्यालय में, उनकी कहानी है कामरेड का बक्सा, उसका सोलो एकल नाटक हमने उसका मंचन किया। इसी के श्रृंखला में आपके अभी जो मैं काम कर रहा हूँ वेटिंग फॉर वीजा, जिस तरीके से संजय जी ने उसके बारे में बताया कि वेटिंग फॉर वीजा के पर मैं काम कर रहा हूँ, उसको सोलो एकल नाटक बना रहा हूँ और मेरी कोशिश होगी कि क्योंकि वो बाबा साहब की पूरी इंग्लिश में है और हिंदी में उसका अनुवाद कमल भारती जी ने किया है, तो उसको हिंदी में तो हमारे पास उपलब्ध है और अंग्रेजी में भी उपलब्ध है, तो उसको हिंदी में करने के बाद उसको अंग्रेजी में भी करने का मेरा पूरा विचार है कि उसको अंग्रेजी में भी किया जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी की जो श्रृंखला के बारे में विषय में जो बात संजय जी ने उठाई उसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। और इसके बाद एक और अब मैं बात थोड़ा ये हिंदी अब तक के हिंदी रंगमंच में एक बहुत नाम आप लोगों ने सुना होगा भरत तेंदु हरिश्चंद्र जी का। भरत तेंदु के नाटक काफी है, जैसे दुर्दशा है और अंधा, उनका एक है अंधेर नगरी नाटक है, मुंशी प्रेमचंद जी के नाटक है, कफन है और उसके बाद नमक का दरोगा है, सदगति है। इसमें कई नाटकों को हम लोग ने मंचन भी किया, मगर ये भी क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी भी कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आते थे, वो बात दलित कहानियों पे और अछूत कहानियों पे और कहानियां भी लिखे, नाटक भी उन्होंने, उनके नाटक रूपांतर भी हुए,
मगर घूम फिर के बात वहीं की वहीं आई जो अभी हमारे बीच में पूर्व वक्ता राजा साहब जी बोल रहे थे कि जैसे अमेरिका में या बाहर जो भी थिएटर है, अब जैसे ब्लैक थिएटर है, तो उन्होंने ब्लैक थिएटर क्यों लिखा, उसके पीछे का कारण क्या है? ब्लैक थिएटर मतलब वो अश्वेत जो लोग हैं उनका थिएटर है, वो अपनी बात करेंगे। तो हम लोग को भी इस बारे में जरूर सोचना चाहिए कि हमारा थिएटर क्या हो, जिससे नाम से ही हमारी चीजों को पहचाना जाए। अब जैसे प्रबुद्ध की बात आती है कि प्रबुद्ध से क्या होता है कि प्रबुद्ध में तो सारी चीजें आ जाती है कि जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति होगा, जो बुद्धिमान होगा, जो तार्किक होगा, जो समता की बात करेगा, उस तरह का ये थिएटर, ये अच्छी चीज है, ये आगे बढ़ना भी चाहिए। इसी तरीके से मैक्सिम गोर्की का जो अंग्रेजी, अब मैं थोड़ा जो अंग्रेजी नाटक है उन पे बात करना चाहूंगा। अंग्रेजी में जैसे मैक्सिम गोर्की का माँ नाटक है, बहुत फेमस उनका नाटक है माँ। और उसके बाद में अभी संजय जी ने सैमुअल बेकेट जी की बात की। सैमुअल बेकेट जी को नोबेल पुरस्कार से वो सम्मानित है और उनको उनके कई नाटक है, एंड गेम है, वेटिंग फॉर गोडो है, उसमें नाटक है। उन्होंने भी ये सवाल उठाए हैं और अपने अपने तरीके से बात की, उसमें उस पर संजय जी पहले ही बात कर चुके हैं। उसके बाद में शेक्सपियर के मैकबेथ है और हेमलेट है, जूलियट है, कई नाटक शेक्सपियर के भी। तो इन लोगों ने जो नाटक किए, जो हम अंग्रेजी के नाटकों को देखें, जो अपने इंडिया के बाहर के नाटकों को देखें, तो उन्होंने अपने समय की जो व्यवस्था है या अपने समय की जो कार्य प्रणाली है, न्यायपालिका है या सामाजिक व्यवस्था है या सरकारों की क्या नीतियां हैं, और इसको उन्होंने ड्रामेटाइज करके थिएटर के द्वारा इसको आवाज उठाई। अभी क्या है कि भारत में इस चीजों को लेकर नहीं हो रहा है काम, और शुरू से नहीं हो रहा है, चाहे वो हिंदी रंगमंच हो, चाहे किसी तरह का भी जो रंगमंच, चाहे वो अन्य भाषाओं का रंगमंच हो। इसमें ये बात जरूर है कि ज्योतिबा फूले ने और क्या नाम है ललई सिंह यादव ने, और हिंदी में ललई सिंह यादव ने और अच्युतानंद जी ने इन सब चीजों को, सवालों को जरूर उठाया। हम आप भी आज थिएटर कर रहे हैं, मगर उस तरीके से उस व्यवस्था को लेकर हम चोट नहीं कर पा रहे हैं जो व्यवस्था को लेकर ज्योतिबा फूले ने या पहले ललैया सिंह यादव ने या अच्युतानंद जी ने या हिंदी में अभी हमारे बीच में उपस्थित भी है माता प्रसाद जी ने जिस तरीके से व्यवस्था पर चोट की। क्योंकि जो अंग्रेजी के नाटक है उसमें आप कोई नाटक ऐसा नहीं देखेंगे जिन जिन लोगों के नाम अभी गिनाए गए, संजय जी ने भी गिनाए, जिन्होंने पूरी तरीके से एक नाटक को एक मनोरंजन का केंद्र नहीं माना। उन्होंने वैचारिकी से समाज को बदलने का और समाज में वो विचार जाने का और समाज में लोग इसको बात को सोचे और कैसे समाज की व्यवस्था चल रही है इसके लिए आगे आने के लिए उन्होंने आह्वान किया। इसीलिए उनके नाटकों के आज भी उनके नाटक जो है आज भी वो समसामयिक है नाटक, और आज भी उन नाटकों पर बात होती है, गोष्ठियां होती है, विचार होते हैं, लेखक होते हैं। मैं इससे माध्यम से आज ये आप सबसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि इतना बड़ा काम हमारे महापुरुषों ने किया, बाबा साहब ने किया, ज्योतिबा फूले ने किया, कई ऐसे हमारी पीढ़ी की पीढ़ी अभी पीछे हमारी है जिन्होंने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया। उनकी धरोहर को हम लोग एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। तो एक जैसे अभी बहुत से संजय जी जैसे है, भीम टक्सा जी है, ये प्रबुद्ध नाट्य समारोह या प्रबुद्ध रंगमंच को लेकर काम कर रहे हैं। मैं लखनऊ में बहुजन थिएटर को लेकर काम कर रहा हूँ, सम्यक नाट्य संस्थान को में जो संस्था है उसके तहत हम लोग ने 2011 से लगातार अभी पिछले 2 वर्षों से हम लोग नाट्य समारोह नहीं कर पाए। इस बार हम लोग का नाट्य समारोह होना था मगर लॉकडाउन की वजह से नाट्य समारोह नहीं हो पाया। इसमें हम लोग बहुजन नाट्य समारोह और प्रबुद्ध नाट्य समारोह दोनों करते हैं और बच्चों की वर्कशॉप लगाते हैं, 1 महीने की थिएटर की वर्कशॉप लगाते हैं। उनमें छोटे छोटे बच्चे उसमें भाग लेते हैं और जो वैचारिकी प्रबुद्ध की जो है, जो बहुजन की वैचारिकी है, उस पर बातचीत करते हैं, गोष्ठियां होती है, सेमिनार होता है, किताबों का विमोचन होता है। 4 दिन का कम से कम नाट्य समारोह हम लोग करते हैं। संजय जी हमारे बीच में आ चुके हैं लखनऊ, और अभी जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होता है, स्थितियां समान होती हैं, ये पुनः हम लोग शुरू करेंगे और आप लोगों को आमंत्रित भी करेंगे। और मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरीके से ब्लैक थिएटर है और जिस तरीके से भारत में इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के तहत काम हुआ, इस तरीके से हम सबको मिलकर किसी एक बैनर के तले हम लोग को काम करना चाहिए। अपनी अपनी संस्थाएं हम लोग जो चला रहे हैं, हम लोग अपनी अपनी संस्थाओं से जो बात कर रहे हैं वो चलती रहनी चाहिए,
उसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। मगर एक राष्ट्रीय स्तर पर ये मूवमेंट जरूर खड़ा होना चाहिए कि जहां साल में एक बार हम लोग मिले, बड़ा बड़ा कार्यक्रम हो, बड़ा समारोह हो, वो कहीं भी हो, कहीं भी अगर लखनऊ में होता है, नागपुर में होता है, दिल्ली में होता है, तो कम से कम ये बाकी सब लोग मिलकर उसको सहयोग भी करें, आर्थिक रूप से भी सहयोग करें और बाकी चीजों को लेकर भी सहयोग करें, जिससे एक गाड़ी आगे चल सके। जो राष्ट्रीय स्तर का कम से कम एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होना चाहिए। अभी क्या है कि अभी हम लोग सब लोग अपनी अपनी संस्थाओं से या अपनी अपनी चीजों से एक कार्यक्रम को कर रहे हैं, मगर ये बड़ी बात नहीं हो बन पा रही है। बड़ी बात तो तब बनेगी जब हम सब मिलकर एक राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम देंगे, और एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी मूवमेंट चलेगा, कहीं से चलेगा, तो उस राष्ट्रीय मूवमेंट पे उस बैनर के तले या उसके तहत ये काम होगा, तभी आगे बात बढ़ पाएगी। नहीं तो हम सभी लोग अकेले अकेले काम कर रहे हैं। और रंगमंच एक ऐसा विधा है जिसमें सामूहिक प्रक्रिया है। रंगमंच अकेले के बस की बात नहीं है। रंगमंच में एक लेखक कहानी बैठ के कमरे में लिख सकता है, एक नाटककार एक नाटक बैठकर कमरे में लिख सकता है, मगर जब मंचन की प्रक्रिया में हम आते हैं तो हमें बहुत से लोगों का सहयोग चाहिए होता है, बहुत से लोगों से बातचीत चाहिए होती है, उसकी रीडिंग होती है, डिबेट होती है, फिर कई चीजें उसमें मिलकर बनती है। इसी तरीके से एक जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट अकेले किसी चलने वाला स्थिति आज की स्थिति में नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अकेले मूवमेंट को चलाया, ज्योतिबा फूले ने अकेले मूवमेंट को चलाया, काशीराम जी ने अकेले मूवमेंट को चलाया, अन्नाभाऊ साठे जी की हम लोग आज जन्म शताब्दी मना रहे हैं, उन्होंने भी अकेले मूवमेंट को चलाया। तो वो उनका एक बहुत उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में हम लोग को ये जरूर करना पड़ेगा कि हम लोग को इनिशिएटिव लेते हुए एक सामूहिक रूप से बात करके, क्योंकि अगर जब बात उठेगी तो अब भीमपुर टेक्सास गायकवाड़ जी कहेंगे नहीं तो मैं तो प्रबुद्ध चला रहा हूँ, प्रबुद्ध के बैनर से सब लोग काम करें। मैं कहूंगा मैं बहुजन रंगमंच लखनऊ में कर रहा हूँ, मेरे साथ लोग काम करें। फिर दूसरा कोई आएगा कि मैं जो है बुद्धिस्ट थिएटर चला रहा हूँ, मेरे बैनर से काम होना चाहिए। फिर कोई दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके की बहुत परेशानियां हैं। तो इसको एक सामूहिक रूप से वैचारिक तरीके से सोचकर बातचीत कर कर एक बड़ा समूह तैयार करने की अगर बात है, सब लोग अपनी अपनी संस्था से काम करें। भीम टेक्सास जी हैं, सारे जी हैं, वो प्रबुद्ध उनका नाट वो है, वो ठीक है, प्रबुद्ध को आगे बढ़ाए, बढ़ना भी चाहिए। मैं बहुजन रंगमंच चलाता हूँ, सम्यक नाट संस्थान है, बहुत से लोग बुद्धिस्ट थिएटर चलाते हैं और भी कई कई जगहों पर अपने अपने संस्था चलाते हैं। उनका वो काम नहीं बंद होना चाहिए, मगर एक राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का एक मूवमेंट आना चाहिए जिससे राष्ट्रीय स्तर पर ये चीज बने और लोग इकट्ठा हों। और साल में एक बार हर स्टेट में, आज की तारीख में 29 स्टेट हमारे पास है, 29 स्टेट में अगर हमने कुछ स्टेट भी कवर कर लिए और हमने साल दर साल हमने हर साल कहीं ना कहीं किसी स्टेट में, अगर इस बार ये स्टेट में ये कार्यक्रम हो गया है तो अगला स्टेट वही घोषणा हो जाए कि अगला ये स्टेट इस स्टेट में होगा। जिस तरीके से बामसेफ है, बामसेफ आज कई खंडों में है, कई लोग अपने बामसेफ को चलाते हैं, तो क्या आज की तरीके में वो मूवमेंट तो चल रहा है मगर वो बात नहीं आ रही है। जिस तरीके से काशीराम साहब ने बामसेफ को चलाया था और बाद में बामसेफ को बंद भी किया, आज बामसेफ कई बामसेफ है, तो वो बात मूवमेंट नहीं आ रही है। अभी अगर हम किसी से बात करें कि भाई हम बामसेफ के साथ काम करते, तो वो पहले सवाल करता है भाई कौन सी बाम के साथ अपने आप अमर मेश्राम जी के बामसेफ में है या बोगाड़े जी के बामसेफ में है, कौन सी बामसेफ में है। तो ये चीजें बड़ी आज की स्थिति हम लोग को समझना पड़ेगा। और खासकर जो हम लोग रंगमंच के लोग हैं, जो साहित्यकार हैं, चाहे वो दलित साहित्यकार हो, चाहे वो प्रबुद्ध साहित्यकार हो, चाहे वो नाटककार हो, चाहे लेखक हो, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये प्रबुद्ध है, ये बुद्धिजीवी लोग हैं, ये बुद्धि संगत बात करते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। और बाबा साहब ने भी इनके पर जिम्मेदारी डाली है कि जो हमारा प्रबुद्ध वर्ग है, जो पढ़ा लिखा समाज है, जो बुद्धिवादी समाज है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो इस सबको हमको इस बात की जिम्मेदारी उठानी चाहिए और एक इन सभी चीजों को लेके हुए अभी टेक्सास गायकवाड़ जी अपना दासी वक्तव्य देंगे। मैं कहूंगा कि वो इस बात को संज्ञान में लेते हुए हम लोग इसी साल से, चाहे ऑनलाइन हो चाहे कैसे, इस तरीके से एक मूवमेंट करके बात करके चीजें आनी चाहिए। सब लोग अपने, अब जैसे मैंने कई लोगों से बात करता हूँ, वो कहते मेरा संगठन है, आप इसके द्वारा चलाइए,
कैसे होगा भाई? सब लोग अपना अपना संगठन चला रहे हैं। तो इसलिए संगठन की बात नहीं है, संगठन अपना जो लोग 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, मगर वो मूवमेंट खड़ा नहीं हो पा रहा है। मूवमेंट खड़ा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम सब आपस में बटे हुए हैं। ढूंढना चाहिए लोगों को और ढूंढ कर उनको आपस में जोड़ना चाहिए और जोड़कर एक बड़ा मूवमेंट खड़ा करने की आवश्यकता है। और मूवमेंट तभी हो पाएगा जब हम एकजुट होकर आएंगे और एक समझौते, एक सामूहिक एक रूपता के साथ में एक बातचीत करके एक बड़ा कैनवास तैयार करके उसके तहत सब जो काम करेंगे। जिस तरीके से आज भी देखिए कि इप्टा का कहीं भी हो, इप्टा का लोग कहीं ना कहीं मिलते हैं और बातचीत करते हैं। इसी तरीके से जो बहुजन रंगमंच के लोग हैं या बहुजन साहित्य के लोग हैं या प्रबुद्ध साहित्य के लोग हैं या दलित साहित्य के लोग हैं, ये लोग भी आपस में मिलजुल कर एक बड़ा आंदोलन करके हुए और बड़ा एक सामूहिक संगठन करके हुए हम बात वैचारिकी की साहित्य के द्वारा करना चाहते हैं, रंगमंच के द्वारा करना चाहते हैं। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम हिंसा पर कोई वार्ता नहीं करना चाहते, हम अपनी बात करना चाहते हैं जिस तरीके से बाबा साहब ने की, ज्योतिबा फूले ने की, पेरियार साहब ने की, ललित सिंह यादव ने की और जितने भी तमाम काशीराम ने जी भी की, जितने लोगों ने की, उसी के तहत हम लोग को भी इस मूवमेंट को आगे लेके जाने की बात है। और बाकी थिएटर आज की बहुत ही जरूरत है क्योंकि थिएटर देखने से आदमी के दिमाग में और सारी चीजें एक मनोवैज्ञानिक एक दृष्टिकोण से इस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। जिस तरीके से हम थिएटर को मूवमेंट छोड़ेंगे तो जैसे कि आज की तारीख में फिल्मों की स्थिति देख रहे हैं आप, फिल्मों में क्या है स्थिति? फिल्मों में कोई आपकी कहानी नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं है, पैसा आप दे रहे हैं, सारी चीजें आप सुन रहे हैं, सब कुछ एक परिवार पूरा चल रहा है फिल्मों में। तो फिल्मों में तो स्थितियां तो और खराब है। थिएटर में तो अभी भी स्थिति ऐसी है कि आप अब जैसा चाहें उसको वैसे आज की तारीख में आप मोड़ सकते हैं। अभी जैसे लोग कहते हैं कि ज्यादातर कहते हैं कि मुख्य धारा का थिएटर, हम कहते हैं मुख्य धारा का थिएटर क्या होता है? थिएटर मुख्य धारा का वो होता है जो 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 समाज की बात करे, जो समाज में घटित हो रहा है उसको उजागर करे, जो समाज की व्यवस्था गलत तरीके से काम कर रही है उसको उजागर करे, पूरे देश में जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को अपने समाज के लोगों को या प्रबुद्ध जन को या पूरी जनता को किस तरीके से एक वैचारिकी सोच दी जाए, उनके अंदर एक दिमाग में एक वैचारिकी सोच दी जाए कि देखिए आप इंसान हैं और इंसान सब एक बराबर है, कोई इंसान ना जाति से छोटा है ना बड़ा है, इस बात को बिल्कुल नकारते हुए और बुद्ध का जो एक संदेश है, जो चीजें हैं उस तरीके से वैचारिकी को लेकर आपको हम लोग काम कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो मुख्य थिएटर तो मुख्य और अमुख्य थिएटर का मतलब यही होता है कि जब आप मुख्य थिएटर की बात करते हैं तो उसका मतलब सवाल यही उठता है कि ये मुख्य थिएटर ये है तो दूसरा थिएटर कौन सा है? जिस तरीके से आप अगर सोचे तो आध्यात्मिक में क्या है, आध्यात्म कहते हैं एक सगुण है एक निर्गुण है। तो जब आप सगुण और निर्गुण बना देंगे तो उसका मतलब एक सगुण एक निर्गुण कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो है। तो ये सब चीजें लोगों की बनाई हुई है, इसको हम लोग को ध्यान न करते हुए हम जो है मनोवैज्ञानिक तरीके से जो विज्ञान पे आधारित है, जो तर्क पे आधारित है, उस थिएटर को लेकर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग और बहुत अपेक्षाएं हैं लोगों से और बहुत अपेक्षाएं हैं लोगों को हम लोगों से कि हम जिन लोगों ने हमारे पूर्वजों ने आगे बढ़ाया हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमने कितना आगे बढ़ाना है, हम वो वैचारिकी जो दे गए उस वैचारिकी को हमने कितना बढ़ाया। इस बात को लेकर मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि और जो साथी हमारे आए हैं उन सबका बहुत धन्यवाद कि मुझे बहुत सुना और आप सबका बहुत अभिनंदन कि इस तरीके से आप लोग ये मुहिम चला रहे हैं। और मैं बहुत निवेदन के साथ कहना चाहूंगा हमारे साथ मित्र भगवान अवड़े जी जिन्होंने इस बहुत बड़े वैध रूप से 15 दिन का ये आयोजन किया है, इसमें कई की तरह के विचार लोगों के आएंगे और उसके बाद ये विचार और ये गोष्ठियां और ये मीटिंग यही न रह जाए, आगे हम लोग फिर मिले और मिलने के बाद फिर एक सामूहिक रूप से जो आज मैंने बात डाली है उस पर विचार करना बहुत जरूरी है। और हम लोग जब सब लोग मिल जाएंगे तो 29 प्रदेश है, 29 प्रदेश में अगर हमने 2-2 आदमी भी 3-3 आदमी भी ले लिए तो बहुत बड़ा हम लोग एक वो मूवमेंट के रूप में इसको ले चलते हैं। और रंगमंच जो अभी तक अछूता है, रंगमंच जो अभी तक जिस पर बातचीत नहीं हो रही है, रंगमंच जिस पर कोई गोष्ठियां सेमिनार बहुत कम होती है, अगर करते हैं तो जो रंगमंच के करने वाले लोग हैं वही बात करते हैं, बाकी साहित्य पे, कवियों पे, कविताओं पे बहुत तरह की गोष्ठियां होती है। तो इसकी पहल हम लोगों को खुद करनी चाहिए और हम लोग इसको आगे बढ़ाने के लिए हम तो पूरी तरह से तैयार हैं और इसके लिए आप जितने भी लोग हैं
इसको आगे बढ़ाएंगे। ये भी इस सब के साथ बहुत बहुत सबका धन्यवाद। जय भीम, नमोदय। धन्यवाद श्याम कुमार जी, आपका धन्यवाद। इसके बाद आज के परिसंवाद के अध्यक्ष माननीय भीमपुत्र टेक्सास जी गायकवाड़ सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो हम सबको संबोधित करें। सादर केली पाहिजे। याचा अर्थ असा होतो की परिसंवाद ज्यांनी ठेवलेला आहे त्यांच्याशी अपेक्षा आहे की किमान प्रबुद्ध रंगमंचाची चळवळ ही देशव्यापी व्हावी आणि त्या अनुषंगाने सगळा विचार होणं गरजेचं आहे। आता झालं काय की आपल्याकडे जे सरकार आहे कुठल्याही पक्षाचे असो, त्यांना फुले आंबेडकर आणि अण्णाभाऊ याच्या विचारांचे का अलर्जी असते माहित नाही। त्यामुळे असं ब्राह्मणी म्हणा आहे ना की आधी आणि त्यात फाल्गुन मास, म्हणजे अण्णाभाऊंच्या साहित्याबद्दल जन्मशताब्दीबद्दल आस्था नाही, पण त्यातून पुन्हा त्यांना करुणा रूपी एक फाल्गुन मासाचं कारण झालं। त्यामुळे आता जे कार्यक्रम व्हायला पाहिजे होते भव्य दिव्याच्यामध्ये ते करण्यासाठी त्यांना कारण झालेली आहे। पण गेल्या वर्षापासून पूर्ण ताकदीने परिश्रम घेऊन भगवान अण्णा अवघडे आणि अमरभाऊ गायकवाड यांनी ज्या पद्धतीने काम करून हे कुणी बरोबर येऊ अथवा न येऊ, सरकार मदत करू अथवा न करू, पण आपण साहित्य सूर्य अण्णाभाऊ साठेंच्या प्रति आपली श्रद्धा व्यक्त केली पाहिजे। या भावनेने त्यांनी जे कष्ट घेतलेले त्याचे हे फलित आहे की त्यांनी इंटरनेटवर म्हणजे ऑनलाईन हे साहित्य सूर्य अण्णाभाऊ साठे साहित्य संमेलन आयोजित केलेलं आहे आणि त्यानिमित्ताने हा परिसंवाद ठेवलेला आहे। तर मी माझे जे दोन भावंड आहेत भगवान अण्णा अवघडे आणि अमरभाऊ गायकवाड यांचे खरोखर मनापासून मी आभार मानतो आणि खरं तर त्यांना मी मानाचा मुजरा आणि जे जे त्या सर्वांना जयभीम करतो। विशेष म्हणजे आज या परिसंवादामध्ये अनेक लोक वक्तव्य श्रावण मला ऐकून न आल्यामुळं फक्त शिरगोपीकर यांचं काही थोडं ऐकलं आणि थोडस म्हणजे प्रबुद्ध रंगीचे प्रदेश अध्यक्ष प्राचार्य संजय सायरे यांचं ऐकलं, बाकी कुणाचं मी ऐकलं नाही। पण या निमित्ताने मी खर तर श्याम कुमार यांचं खास स्वागत करेन की त्यांनी लखनौवरून या परिसंवादामध्ये सहभाग घेतला आणि विशेष म्हणजे संजय सायरे यांनी ज्या पद्धतीने म्हणजे विचार मांडले, मार्गदर्शन केले ते देखील मोलाचं होतं असं मला वाटतं। हा सर्व जो प्रकार आहे म्हणजे प्रबुद्ध रंगमंचाची आवश्यकता आणि ती देशभर कशी पसरेल इंडिया इंग्लिश आपण यासाठी म्हणतो की उत्तर भारत हा हिंदीमय आहे आणि दक्षिण भारत हा इंग्रजीमय आहे, पण प्रत्येक राज्याच्या प्रत्येक भाषेतून हे झालं पाहिजे, इंग्रजीतूनही झालं पाहिजे आणि हिंदी देखील झालं पाहिजे। आणि मला असं वाटतं की श्याम कुमार जे आहेत ते युपी भागामध्ये हिंदीतून प्रबुद्ध रंगीची चळवळ चालवतात आहे। आता मुख्य मुद्दा जो आहे तुम्हाला एका वेगळ्या मुद्द्याकडे मी ओळखतोय की आपण पाहिलं की मराठा बांधवांनी एक महामोर्चा काढला, त्यामध्ये त्यांची घोषणा होती की एक मराठा लाख मराठा। खर तर ही घोषणा फारच उत्साहावर होती, स्फूर्तिदायी होती, पण दुसरी जी घोषणा केली गेली त्या बाबतीत ती कोणाला माहिती नाही। त्यांची सोशल नेटवर्क चालतं काही ग्रुपचं त्यामध्ये ती आली होती आणि ती घोषणा अशी होती लाख मराठा एक ब्राह्मण, लाख मराठा एक ब्राह्मण। म्हणजे का आपल्याला आश्चर्य वाटलं असं कसं असू शकतं? एखादा आमचा मराठमोळा कोणी उभा राहिला तर तो कोणी खाणारा 5,000 लोकांचा आरोप आणू शकतो ना, म्हणजे असं कसं म्हणतात की लाख मराठा एक ब्राह्मण। पण खरं म्हटलं तर या गोष्टीत आपण गांभीर्याने पाहिलं तर यात तशी आढळलं। कारण की काय की आपला मराठा बांधव म्हणजे जरी लाख संख्या एकत्र आला आणि त्याच्यासोबत एखादा म्हणजे थाळी घेऊन आलेला ब्राह्मण त्याला दिसला तर तो म्हणजे त्याच्या पुढे
करण्याची तयारी करतो. कारण की शेकडो वर्ष जन्मापासून त्यांच्यावर बिंबवण्यात आलेलं आहे की आपण हिंदू आहोत आणि हिंदू धर्मामध्ये ब्राह्मण हा देवासमान आहे, त्याच्या पाया पडलं पाहिजे. आणि म्हणून त्यांची घोषणा जी आहे यासाठी आहे की तिथे असं नतमस्तक होणार, आमच्या काय करणार, ती त्यांची विशेषची भाषा आहे. आणि म्हणून ही असं सांगतो म्हणून बाकीच्या जातीने उडवून जाण्यात काय अर्थ नाही. त्यांच्याकडे दुसऱ्या गोष्टी तयार आहे. लाख माळी एक ब्राह्मण, लाख धनगर एक ब्राह्मण, लाख मान एक ब्राह्मण, लाख मान एक ब्राह्मण. याचं काय कारण की काय हे जे ब्राह्मण गायकवाडजी बाकीचा आवाज बंद करा, बाकी बॅकग्राऊंड साऊंड कुठे सुरू आहे. ते सगळे लोक की ब्राह्मणासोबत नतमस्तक होतात, परंतु हे खऱ्या अर्थाने सत्यशोधक आहे, हे खऱ्या अर्थाने प्रबुद्ध आहे, हे खऱ्या अर्थाने बौद्ध आहे, ते मात्र हे ठामपणे बोलू शकतात की हे लाख ब्राह्मण एक मराठा, लाख ब्राह्मण एक धनगर, लाख ब्राह्मण एक मार, लाख ब्राह्मण एक मार. यासाठी बनवलं पाहिजे, प्रबुद्ध झालं पाहिजे, बौद्ध बनवलं पाहिजे. त्यासाठी आपले त्यांचा जो हिंद हा भ्रम दूर करणं फार महत्वाचा आहे. आणि त्यात आपल्याला आता हा प्रेम त्याच्यामध्ये माणूस काय होतं की त्याच्याकडून सांगितलं जातं. पण जर का आपण पाहिलं छत्रपती शिवरायांच्या कार्याकडे तर ते कधी शिकू न. आता आपण पहा की हिंदू धर्माच्या म्हणजे ब्राह्मणी धर्माने 4 प्रमुख अटी आहेत. त्यातली पहिली अट ही आहे की स्त्रीला शूद्र समजणे. आता छत्रपती शिवरायांनी राजमाता जिजाऊंना बसून त्यांनी पहिल्यांदा जिजाऊंना मुजरा करायला हातात मारला. म्हणजे त्यांनी ही शूद्र ही अट जी हिंदू धर्माची ती ठोकरली. दुसरी अट आहे की जातीयवाद. पण छत्रपती शिवरायांनी महार मान आणि रामोशी यांना किल्लेदार करून मान दिला. त्यांनी जातीयता म्हणून टाकली. आता त्याची तिसरी अट काय ती सिंधू बनली. तर समाज काय केला आहे हा त्याचा निषेध. पण छत्रपती शिवरायांनी आरमार करून त्यांची ती अटे धुडकावून घातली. आता चौथी अट त्यांची जी आहे ती ब्रह्महत्या करायची नाही. म्हणजे ब्राह्मणांनी कितीही मोठा गुन्हा केला तर त्याची हत्या करायची नाही. तर हत्या केली तर पाप लागतं, नरकात जावं लागतं. हे सगळे भीती घालून दाखवले होते. परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांनी पहिल्यांदा त्यांच्या अनुभव आला. प्रतापगडावर कृष्णा भास्कर कुलकर्णी हा ब्राह्मण होता, अफजल खानाचा वकील होता. त्यांनी डोक्याने शिवरायांवर वार केले. त्यावेळेस शिवरायांनी 30 तलवार घेऊन त्याचे तुकडे तुकडे करून पहिली ब्रह्महत्या त्यांनी केली. त्यानंतर जेव्हा रायगडावर छत्रपती शिवराय राज्याभिषेकासाठी चालले होते तर 500 ब्राह्मणाचे आडवे आले आणि ते लूळ लागले, तुम्हाला जाऊ देणार नाही, तुम्ही आम्हाला पाकदात लुटू नका. तर शिवराय म्हणाले बाजूला व्हा नाही तर जीवानिशी जाल. ते त्यांनी ऐकलं नाही. आणि मग नाईला फ्रेंच बंदुका शिवरायांकडे आल्या त्या त्यांनी आदेश दिला, झाडाले गोळ्या आणि 500 ब्राह्मणांना त्यांनी तिथं ठार केलं आणि 500 ब्राह्मणांची ब्रह्महत्या केली. त्याच्या बदल्यात त्या दादा वडिलांनी 500 गुणिले 10 असे 5,000 दंड शिवरायांना आकारला राज्याभिषेक करताना. या सगळ्या गोष्टी असं सांगतात की छत्रपती शिवराय देखील हिंदू नव्हते. आता बहुजनाने सुद्धा विचार करायला पाहिजे की आपण हिंदू आहोत का. सर्वप्रथम बहुजनापैकी कुणाचाही किती हुक केला जात नाही की तो हिंदू आहे म्हणून. कारण की फक्त ब्राह्मण पुरुषाचाच विधी होतो आणि ब्राह्मण पुरुषच खऱ्या अर्थाने हिंदू आहे, बाकी कोणी हिंदू नाही. त्यामुळे बहुजनांचा कुठलाही विधी होत नाही हिंदू असल्याचा. त्यांनी स्वतःला हिंदू म्हणण्यासाठी एक कारण नाही. आता दुसरी गोष्ट आहे की ज्या धर्मामध्ये ब्राह्मण श्रेष्ठत्व आहे, सर्वांनी ब्राह्मणांची गुलामी करावी असं आहे, तो धर्म बहुजनांचा असू शकत नाही. त्या हिंदू धर्माने बहुजनांना शिक्षणापासून वंचित ठेवलं, क्षेत्रापासून वंचित ठेवलं, प्रगतीपासून वंचित ठेवलं, शिक्षणापासून वंचित ठेवलं. तो धर्म बहुजनांचा असू शकत नाही. या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे. आणखी एक गोष्ट आहे की यांच्या पुराणामध्ये असं दिलेलं आहे की विष्णूने परशुरामाचा अवतार घेऊन 21 क्षत्रियांची हत्या केली. जे स्वतःला क्षत्रिय समजतात ते मराठा असतील, ओबीसी असेल, त्यांच्या बापदादांची हत्या करणारा परशुराम
यांना धर्माने एकदम गुलाम करून केले. त्यातलं मुख्य म्हणजे अस्त्र जे आहे रामायण आणि महाभारतात. तर रामायण आणि महाभारत हे बहुजनाच्या विरोधी कसं आहे हे आपल्याला त्यांना दाखवलं पाहिजे. आणि हे करत असताना काय होतं की बऱ्याचशा मराठा बांधवांना असं वाटतं की राम हा राजा होता, क्षत्रिय होता, म्हणजे तो आपलाच. पण आता मराठा बेटा घेतोय छत्रपती शिवरायांना शूद्र म्हणून मिळवलं ते यांची काय करतात, तर कुणीही असं समजलं नाही पाहिजे की राम हा क्षत्रिय होता. मुख्य म्हणजे रामाचं सगळं रामराज्य हे ब्राह्मण हिताचं राज्य होतं आणि बहुजनाच्या ऐकाचं राज्य होतं. हे आपल्याला एका उदाहरणावरून निश्चित कळू शकेल. ते म्हणजे की राम गादीवर बसलाय, त्याचा गुरु वशिष्ठ मुनी दरबारात आलाय, त्याच्यासोबत ब्राह्मण माणूस आहे, त्याच्या हातामध्ये दिलेलं ब्राह्मण बालक आहे आणि तो त्याने राजा तुझं रामराज्य राहिलेलं नाही, तो काम करून दे. तुझ्या राज्यामध्ये भ्रष्टाचार आहे, दुष्काळ आहे, रोगराई आहे आणि अकाली मृत्यू आहे. मग तुझं राज्य कसं काय रामराज्य सुखाचं राज्य? म्हणजे बघा, रामाचं राज्य कधी सुखाचं नव्हतं. तिथं भ्रष्टाचार होता, दुष्काळ होता, रोगराई होता, अकाली मृत्यू होते. हे सगळे असताना मग तो कारण काय आहे, तो शंभू नावाचा शूद्र. आता शूद्र म्हटलं तर बऱ्याचशा लोकांना वाटलं महारमान चांबार वगैरे, पण तसं नाही. शूद्र म्हणजे मराठा माळी धनगर केली तांबळी नावी शिंपी हे सगळे आणि महारमान चांबारी अतिशूद्र. तर त्या शूद्राला म्हणजे या ओबीसीच्या प्रतिनिधीला रामाने तो शिक्षण घेतो आणि ब्राह्मणाच्या पोटावर पाय घेतो म्हणून त्याला शिक्षा दिली, त्याला मारून टाकलं, त्याची हत्या केली आणि रामाने दहशत घडवली की जो कोणी बहुजन शिक्षण घेण्याचा प्रयत्न करेल, ब्राह्मणाच्या पोटावर पाय देण्याचा प्रयत्न करेल, त्याला अशी शिक्षा दिली जाईल. म्हणजे प्रगतीपासून रामाने सगळ्या बहुजनांना वंचित ठेवलं. तो राम बहुजनाचा कसा असू शकतो हे आपण बहुजन बांधवांना पटवून दिलं पाहिजे. आता दुसरी गोष्ट बरेचसे लोक असतात, गोष्ट म्हणजे काय, गवळी गाई पाळणारा गवळी तो आपला, गाई गवळ्यांना वाटतं तो आपला, गाई पाळ्यांना वाटतं तो आपला, ओबीसी म्हणतात तो आपला. खरं म्हटलं तर जो गोष्ट असं म्हणतो की जमीन निर्माण केली, हे सगळं शास्त्रीय नाही, सगळं धोतात आहे. पण तो म्हणतो की मी जग निर्माण केलं आणि माणसाच्या गुणवत्तेनुसार 4 वर्ण केले, म्हणजे त्यांनी सुद्धा ब्राह्मणाला श्रेष्ठत्व दिलं आणि 3 वर्णांना ब्राह्मणाची सेवा करायची म्हणजे शिक्षा दिलेली आहे. म्हणून जरी हा कृष्ण यांनी सांगितलं असेल की तो ब्राह्मण नाही, पण तो ब्राह्मणच असणार. जो वाल्मिकी रामायण लिहितो तोही ब्राह्मणच असणार. जो व्यास बहुजनांच्या विरोधी आणि ब्राह्मण हिताचं महाभारत लिहितो तोही देखील ब्राह्मणच असला पाहिजे. हे विषय आपण लोकांसमोर मांडले पाहिजे आणि जर का ते मांडले तरच त्याची ती जागृती होईल. आणि जोपर्यंत आपले सगळे बहुजन बांधव त्या ब्राह्मणी गुलामीतून बाहेर येत आहेत तोपर्यंत खऱ्या अर्थाने आपण या सगळ्यांना प्रभुत्व बनवू शकत नाही. आणि हे लक्षात घेणं फार महत्वाचं आहे. आणि खरा आजचा जो विषय आहे की हे विषय खऱ्या अर्थाने लोकांवर मांडू, जागृती अशीच होऊ शकते आणि ती केल्याशिवाय म्हणजे आपण पुढे जाऊ शकत नाही. लोकांना असं वाटू शकेल की नाही हे हिंदू म्हणतील, काय जाती लोक म्हणते काय मी हिंदू मागे. अरे पण आपण विचार केला पाहिजे की आपल्याला किंमत काय. आणि म्हणून सगळ्याच लोकांना आपण आज जन्मशताब्दी साजरी करतो. साहित्य सूर्य अण्णाभाऊ साठे यांनी 42 आपल्या घरातले सगळे फेकून दिले नदीमध्ये. आपल्याला जर का खरोखर साहित्य सूर्य अण्णाभाऊ साठेच्या बद्दल आत्मीयता असेल, आदर असेल तर खरं आपण सुद्धा त्याच्या पावलावर पाऊल घेऊन आपण आदर्शतेतून बाहेर आलं पाहिजे. प्रभुत्व रंगमयचे जे आदर्श आहेत हे आदर्श आहेत क्रांती सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले. आता या आपल्या आदर्शांनी एकट्याने एकाकी लढू संपूर्ण भारतामध्ये सत्यशोधक धर्म आणि सत्यशोधक विचार पसरून बहुजनांना ब्राह्मण पुरोहितांच्या विरुद्ध उभं केलं आणि पुरोहितशाही नष्ट केली आणि या सर्वांना प्रवृत्त केलं, सत्यशोधक केलं. हे त्या काळामध्ये कुठलेही तंत्रज्ञान नसताना म्हणजे दळणवळणाची साधनं नसताना एकट्या ज्योतिबा फुलेंनी केलेलं आहे. तर आपण त्याचा आदर्श बाळगतो तर आपण सुद्धा हे ठरवलं पाहिजे की आपलं प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे की सगळ्या बहुजन बांधवांना जागृत करण्यासाठी प्रबुद्ध विचारसरणी आपण अवलंबूया, प्रबुद्ध सांस्कृतिक चळवळ आपण अवलंबूया
आणि त्या वाटेने आपण जाऊया. तरच खऱ्या अर्थाने हा इथला ब्राह्मणवाद पराभूत होऊ शकतो. इथले परराष्ट्रीय संघ जी संकट आहे ती नेस्तनाबूत होऊ शकते आणि खऱ्या अर्थाने हा देश प्रबुद्ध देश होऊ शकतो, प्रबुद्ध देश होऊ शकतो. अण्णाभाऊ साठेंच्या जन्मशताब्दी निमित्त मी हा संदेश सगळ्यांना देऊ इच्छितो. आणि आजचं जे परिसंवाद सत्र झालं ते यशस्वी झालं. मी पुन्हा एकदा भगवान अण्णा आणि अमर भाऊ यांचे आभार मानतो, संघाचे आभार मानतो आणि आपली रजा घेतो. जय शिवराय, जय ज्योती, जय प्रबुद्ध भारत. धन्यवाद. धन्यवाद गायकवाड सर. खर तर आजच्या या परिसंवादामध्ये मूळचा अध्यक्ष भाषणालाच खूप मोठा तांत्रिक अडथळा निर्माण झाला होता, पण आपण त्या अडथळ्यालाही पार केलं आणि सरते शेवटी अध्यक्षीय भाषण झालंच आणि ते सर्वांनीही ऐकलं. आपण अध्यक्ष भाषण केलं याबद्दल आपल्या सर्वांचं आपला आभार. त्याचबरोबर आजच्या या परिसंवादामध्ये सहभागी असलेले सर्व वक्ते राजा शिरगुप्पे सर, संजय सायरे सर, श्यामकुमार सर आणि भीमपुत्र टेक्सास गायकवाड सर, आपल्या सर्वांचं आभार. त्याचबरोबर आजच्या या परिसंवादामध्ये आपण सर्वांनी सहभाग घेतला. आपण सर्वांनी या परिसंवादामध्ये प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन बराच काळ आपण सर्व वक्त्यांची भाषणं ऐकलीत, त्याबद्दल आपल्या सर्वांचंही आभार. खरं तर याचं 8वं सत्र आपण परिसंवादाचं पार पाडलंय आणि उद्याचं जे सत्र असणार आहे ते 9वं सत्र असेल आणि या 9व्या सत्रामध्ये प्रज्ञाविशेष व्याख्यान हा विषयामार्फत प्रेक्षक उपस्थितीमध्ये सुकुमार कांबळे हे परिवर्तन चळवळीतील एक नायक अण्णाभाऊ साठे या विषयावर भाषण करणार आहेत. तर माननीय वामन मेश्राम सर, अध्यक्ष बामसेत, हे अण्णाभाऊ साठे और सामाजिक आंदोलन की दिशा या विषयावर उद्या आपल्याला संबोधित करणार आहेत. आपण ज्याप्रमाणे आज 4 वाजता या प्रज्ञा परिसंवादामध्ये आणि उद्याच्या परिसंवादामध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञ श्री बी जी कोळसे पाटील ही सहभागी राहणार आहेत. त्यांचा विषयही आपल्याला उद्या समजेलच. आपण सायंकाळी 4 वाजल्यापासून आतापर्यंत या परिसंवादामध्ये सहभागी राहिलात याबद्दल आपल्या सर्वांचं या साहित्य व सांस्कृतिक संमेलनाच्या संयोजन समितीमार्फत धन्यवाद मानतो. आणि उद्या आजच्या प्रमाणेच आपण सायंकाळी 4 वाजता या परिसंवादामध्ये सहभागी व्हाल अशी आपल्या सर्वांच्याकडून अपेक्षा बाळगतो आणि थांबतो. धन्यवाद.